कोई एक्सपेंस जो है वो 18-19 से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो 19-20 में हुआ है, तो कौन से ईयर में ये एक्सपेंस अलाउ होगा? अकाउंटिंग में तो इससे रिलेटेड है तो ले लिए थे हमने, मर्केंटाइल सिस्टम है ना सर। पहले तो मेरे को यही पूछना चाहिए था, फिर किस में लिए होंगे बताइए। 18-19 से रिलेटेड है और पेड हुआ है 19-20 में, तो 18-19 में लिए होंगे, तो 18-19 में अलाउ हो गया होगा क्या इनकम टैक्स में? हम्म। हाँ जी, ये है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, समझ रहे हैं बात को, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो अब आप डेट ले लीजिए, अपन रिटर्न फाइलिंग डेट 30 सितंबर मानेंगे, ठीक है, तो इसने 15 सितंबर को पेड किया है, 15 सितंबर 19, अब बताइए अलाउ हो जाएगा पक्का? एक और क्वेश्चन जो पूछना चाहिए था आपने नहीं पूछा। हम्म। हाँ, क्या ये मैं तो एक्सपेंस बोला, मैंने ये कहाँ बोला क्या हर एक एक्सपेंस में ये नियम लागू होता है? नहीं होता, कुछ खास एक्सपेंस में लागू होता है, तो आपको अगला एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये पूछना था कि सर ये कौन सा एक्सपेंस है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये 43B एक्सपेंस है, क्या आप सब चलेगा 43B एक्सपेंस बोलने से? तो 43B एक्सपेंस अगर 18-19 से रिलेटेड है, आर मतलब रिलेटेड, पेड हुआ 19-20 में, तो कौन से ईयर में अलाउ होगा ये एक्सपेंस? तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेमेंट हो गया कि नहीं हुआ। तो सितंबर 15 सितंबर को अगर पेड हो गया तो ये अलाउड होगा, ए मतलब अलाउड है ना, अलाउड होगा। बताइए कौन से ईयर में होगा तो अलाउड? 18-19 में अलाउ होगा। और मान लो ये 15 अक्टूबर को पेड हुआ, आइए, तो ये अलाउ होगा, हाँ मतलब 18-19 में डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ ठीक बात है, हाँ 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 ऐसा लिख देते हैं, अलाउ सॉरी डिस अलाउड होगा, डी लिख देता हूँ 18-19 में, और अलाउड होगा 19-20 में। समझ में आ रही बात? दूसरा क्वेश्चन, अब एक एक्सपेंस है जो 43B वाला है, रिलेटेड टू 18-19, सेम क्वेश्चन है ना, आपसे पूछता हूँ 18-19 से रिलेटेड है, 43B वाला एक्सपेंस है और 18-19 से रिलेटेड है, ठीक है, और एसएससी फॉलो करता है कैश सिस्टम, लेकिन उसका पेमेंट हुआ है 19-20 में, तो अकाउंटिंग में उसकी कौन से ईयर में बुकिंग हुई होगी एक्सपेंस की? 19-20 में। और कौन से ईयर में ये अलाउ होगा पक्का? डेट बताऊं? ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है समझ रहे बात को, इस डेट का क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए था, बिकॉज नॉट रिलेवेंट, बिकॉज सेक्शन 43B का कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है, चाहे 19-20 में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कभी भी पेड हुआ होगा तो भी अलाउ तो ये 19-20 में होगा, इसलिए डेट इज नॉट रिलेवेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली 43B इज नॉट रिलेवेंट हियर। मान लो ये नहीं पेमेंट हुआ, 19-20 पेमेंट नहीं हुआ, अब बताओ तो ये एक्सपेंस कौन से ईयर के अकाउंटिंग में आया होगा? तो यहाँ कर देते हैं पेमेंट, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ कि कौन से ईयर अलाउ होगा ये? 2020, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा फिर से मर्केंटाइल में आ जाता हूँ मैं, है ना, कैश सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदेन अनदर ये एक्सपेंस इज रिलेटेड टू 18-19, 43B वाला एक्सपेंस है, ठीक है, इसका पेमेंट जो है ना यहाँ पर भी नहीं हुआ, इसका पेमेंट इसके रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है क्या होगी बताइए तो 19-20 की 30 सितंबर ही एज्यूम करते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो, 30 सितंबर 2000, हाँ जी 21 तो मत बोलो, सही है ना। और ये जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं नहीं हमसे भी होती है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। क्यों पूछा? अगर मेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस होता आप सही बताएंगे, नहीं पूछता मैं, होता है 21 बोलते हैं। 19-20 का रिटर्न 2021 में फॉलो होता है और सितंबर 20 में आएगा न कि 21 में। क्लियर है पॉइंट? ईयर्स में मिस्टेक नहीं करना। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपेंस है 18-19 से रिलेटेड है, जो कि 43B वाला भी है
और इसका पेमेंट 1920 में नहीं हुआ, लेकिन 1920 के रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले, तो इसकी एक डेट दे देता हूँ, 15/9/2020 को पेड हो गया। मेरा पहला क्वेश्चन मैडम आपसे, या रुको आप बताइए सर, है ना। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये कौन से ईयर के अकाउंटिंग में दिख रहा होगा एक्सपेंस? 1920। सर आपको क्या लगता है? हाँ, 1819। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था आपको। अरे भैया मर्केंटाइल सिस्टम है, रिलेटेड टू 1819, तो 1819 में ही बुक्स में दिख रहा होगा। मैं इनकम टैक्स में तो बाद में आऊँगा, पहले आपका अकाउंटिंग तो चेक कर लूँ। तो 1819 में ही दिख रहा होगा। और ये आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि 1819 में P&L अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, तो मैंने 1819 में क्या किया होगा सर, बताएंगे क्या आप? इनकम टैक्स में जब कंपटीशन कर रहा होगा, वो तो डेबिट हुआ ना, अब तो डिसाइड हो गया ना 1819 में डेबिट हुआ होगा। तो 1819 का जब मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, तो उस एक्सपेंस को क्या ट्रीटमेंट कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा? कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा, टैक्स मतलब नॉर्मली निकाल लिए होंगे। हाँ सर, कहानी मत सुनाओ मेरे को, क्या कियोगे बताओ, क्योंकि सोच लो आप, वो तो कल कर लिए अपन। हाँ, ऐड किए होंगे, बस सिंपल आंसर है इसका। 1819 में आप खुद बोल रहे हैं अकाउंटिंग में आपने लिया है ना, डेबिट किया है, तो 1819 में पेड तो हुआ नहीं ना, कि 1819 के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेमेंट हुआ, मानते हो कि नहीं? तो फाइनल हो गया 1819 में, तो पक्का है कि ये एड बैक हो गया होगा, एक्सपेंस डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट नॉट अलाउड। आप जब तक अकाउंटिंग का और इसका तालमेल नहीं समझोगे ना, जो कि एक बार समझ गए तो वो आपको खुद लगेगा मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा था, है ना, इसलिए रुक गया हूं मैं यहाँ पर। तो 1819 में एड बैक हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये बेस था, ये मेरा रियल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, मेरा रियल क्वेश्चन अब आएगा। ठीक है, बताइए मैडम, बताएंगे? तो यहाँ ऐड हो गया, यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या हुआ होगा उस एक्सपेंस के बारे में? एक्सपेंस कर लिया तो कोई एंट्री नहीं होगी, पक्का श्योर? इनकम टैक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप जबरदस्ती कर रहे हो। हाँ, हम्म, क्या एंट्री करो, एंट्री बताओ ना मेरे को। तो उसको एंट्री थोड़ी बोलते हैं, वो तो बैलेंस शीट में तो चलता ही रहेगा वो तो, जब तक कुछ नहीं होगा। कोई एंट्री किया क्या आपने? वो तो बैलेंस शीट में तो यहाँ भी दिख रहा था, तो यहाँ भी दिखता, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, पक्का। इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट, जब यहाँ का कंप्यूटेशन कर रहा हूँ तो क्या होगा, अब बताओ। एक्सपेंस मतलब मैं मानूँ ना, एक्सपेंस नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, एक एक्सपेंस है जो कि पेमेंट नहीं हुआ है, अब कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। माइनस करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके अपना विजन बताओ, स्टोरी समझ पा रहे हो ना? हाँ जी, अलाउड, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस यहाँ पर माइनस होगा, ऐसा बोल लूँ मैं? यही तो होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, नहीं होगा, ठीक है, लेस होगा। हाँ, नहीं पता। हाँ सर, लेस। सर पढ़ के नहीं आ रहे हो क्या? कल नहीं आए थे क्या? कल नहीं आए थे, क्यों? अच्छा, फीवर है? ए भाई, फीवर चेक करो, अभी कैसा है? फीवर चेक करो, कितना है? दवाई लिए? कब लिए? कितने बजे? हाँ, पहले? कितना फीवर था कल? 100 था? मास्क पहनो बेटा, रिस्की है ना बेटा, मजाक की बात नहीं है। भाई आपका फीवर तो अभी दवाई लेने के कारण उतर गया होगा ना? हाँ जी, लेस होगा, तो सभी लेस वाले हैं, है ना। आपका बस आंसर लेस नहीं होगा बोले, तो आप ही से पूछता हूँ क्यों, क्या क्या विजन है फिर आपका?
भाई एक्सपेंस यहाँ तो अलाउ हुआ नहीं, ये तो बात ठीक है। अब बताइए। मतलब 18-19 में इनकर हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या करना है इस एक्सपेंस का? मैं तो पेमेंट करा दिया हूँ, ये देखो ये पेमेंट करा दिया हूँ मैंने, तो पेमेंट हो गया है। तो कब अलाउ होगा बताइए? 1920 में आप लेस नहीं कर रहे हो, मतलब 1920 में अलाउ नहीं कर रहे हो, मानूँ ना, यही तो मानूँ ना। कभी अलाउ नहीं होगा? नहीं, अब हो गया ना काम खत्म, जब अलाउ नहीं होगा तब क्या बात करें। कभी अलाउ नहीं होगा पक्का, मतलब नेवर बीन अलाउड कॉन्सेप्ट है 43 बी में। इतनी जाति नहीं कर सकता। अब सबको मैं एक बार पढ़ने का मौका दे रहा हूँ, सबका आंसर गलत है। आपके पास प्रोविजन है, निकालिए, टेक योर टाइम। अब बताइए, सबका आंसर गलत है। उनका आंसर सही था, लेकिन उन्होंने, मैं समझ गया, कुछ और सोच के सही बोल दी। हम्म। 2021 में क्यों? हाँ, 15/9/20 को, जो इसका रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 19/20 की। हाँ हाँ, वो तो वैसा ही होता है, और जब अगले से। हम्म। तो यहाँ पर फिर क्यों नहीं बोलते ऐसा? आप इसके रिटर्न फाइलिंग तक करते हैं तो आप तो 18-19 में अलाउ कर देते हो ना। हाँ, तो और 19-20 में पेड होता अगर, तब कब अलाउ होता? हाँ, 18-19 की लाइबिलिटी है, ये पेमेंट 18-19 की जगह 19-20 में होता है, ये पहले वाले क्वेश्चन। तो क्यों? तो मतलब बाद में पेमेंट हुआ लेकिन पहले अलाउ कर रहे हो ना, कोई लॉजिक? हम्म। हम्म। बहुत ही सिंपल लाइन लिखी हुई है प्रोविजन में। शायद वायद नहीं, बुक देखने के बाद भी शायद। बस वो लाइन को मार्क कर लीजिए, हो गया काम खत्म। एक बार रिलेवेंट ईयर के ड्यू डेट वाला गणित निकला तो उस साल तो डिसअलाउ कर दिया। अब कब अलाउ होगा? अब हर साल का रिटर्न फाइलिंग नहीं देखना है, जिस साल वो पेड होता है, और क्लियर लिखा है ना। और वो पढ़ते हैं, उन समझते नहीं है, प्रैक्टिकली आता है तो कुछ नया प्रोविजन बनाते हैं। ये एक बार, हाँ, इसके बाद पेमेंट होता रिटर्न फाइलिंग के, तो हमने डिसाइड कर लिया वो रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके 18-19 में लागू जाता, बिकॉज 18-19 से रिलेटेड था, उसी की लाइबिलिटी थी। लेकिन एक बार आगे बढ़ गई गाड़ी, 15 सितंबर की बात चली गई, तो फिर जिस प्रीवियस ईयर में पेड होगा उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। तो बताइए कौन से प्रीवियस ईयर में पेड हुआ है? 2021, यहाँ अलाउ होगा, मतलब यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब बताइए यहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा? एक्सपेंस नॉट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट बट अलाउड। समझ में आ रही बात? इतने डिटेल में मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ा है एग्जाम्पल से, उसके बाद भी नहीं सीखोगे, टाइम नहीं दोगे, तो ये कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत बचकाना कंसेप्ट है, लेकिन आपको दिल से तब समझ में आएगा जब आप इस पे वर्किंग करोगे, एक बार लिख के देखोगे। क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब खत्म हो गया। वो 5 एक्सपेंस को रटना है, रट लेना, बोलो मैं रटा दूंगा, ठीक है। तो ये किस चीज का कॉन्सेप्ट था? 43B। कोई डाउट 43B में? बचा ही नहीं कुछ पढ़ने का उसके अंदर, अगर आप सीख गए हो तो कुछ नहीं बचा। हाँ जी, बताइए, बिना टीडीएस काटे अगर मैंने पेमेंट कर दिया कोई एक्सपेंस का, तो क्या होगा? रेसिडेंट को किया है, 1 लाख का पेमेंट किया बिना टीडीएस काटे, तो 30,000 डिसअलाउ हो जाएगा। ऐड कर देंगे, मतलब डिसअलाउ हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। और अगले साल फिर मैंने टीडीएस काटा और जमा कर दिया, अलाउ हो जाएगा 30%, ठीक है। मैंने टीडीएस काटा लेकिन जमा नहीं किया, फिर भी 30% डिसअलाउ होगा।
अच्छा, काटा। जमा करने में टीडीएस का प्रोविजन है, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना रहता है, ऐसा कुछ सुने हो क्या? नहीं, मैं कुछ जो पूछ रहा हूँ बताओ ना। टीडीएस हम काटते हैं तो उसको जमा करने का कुछ डेट रहती है ना, किसी को आइडिया है? अगले महीने की 7 तारीख तक करना रहता है, टीडीएस का जो नॉर्मल रूल है। लेकिन मैं अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं किया तो भी अलाउ हो जाएगा? हाँ, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के तक अगर हमने उसको जमा कर दिया तो अलाउ हो जाएगा। ठीक है। सर 10,000 वाला क्या नियम है? एक पूरा डिसअलाउ हो जाएगा 10,000 से ज़्यादा। ठीक है। जैसे मान लो मैंने 7,000 रुपये आज पेमेंट किया आपको और 7,000 कल पेमेंट कर दिया कैश, तो क्या होगा? दोनों लग जाएगा। क्या लगता है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7,000 सवेरे और 7,000 शाम को दिया तो पूरा 14,000 डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ओके। स्पेसिफाइड प्रोविजन, स्पेसिफाइड एसएससी वाला कोई प्रोविजन है क्या? पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। कल आप भी नहीं, आप कब से नहीं आ रहे? अच्छा, फर्स्ट डे क्या? हाँ हाँ जी, बताइए। हाँ, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करेंगे अगर अपन तो कोई प्रोविजन पड़े थे क्या कल? रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर, उसको स्पेसिफाइड पर्सन लिखा एक्चुअली में। हाँ, रिलेटेड पर्सन, ठीक है। हम्म। पूरा डिसअलाउ होगा कि एक्सेस डिसअलाउ होगा? एक्सेस डिसअलाउ होगा। 1 लाख का चीज है और आपने पेमेंट एक 25 किया ब्रदर को, अपने भाई को पेमेंट किया बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो 25,000 डिसअलाउ होगा। पूरा डिसअलाउ यहाँ नहीं होता। ठीक है ना? तो एक तो ये हो गया। हम्म। सर जीएसटी अलाउ होता है क्या? हम्म, होता है। सब्जेक्ट टू 43 भी बोलूँ चलेगा? पक्का? जीएसटी इज अलाउड, अलाउेबल सब्जेक्ट टू 43 भी। म्यूनसिपल टैक्स अलाउेबल है? हाँ, वो अगर बिजनेस तो इम्प्लाइड है मान लो, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, है ना? सब्जेक्ट टू 43 भी बोलूँ चलेगा? समझ में आ रहा है 43 भी कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है? समझ रहे हैं? मैंने रॉ मटेरियल मंगवाया रेलवे से, फ्रेट दिया रेलवे को, तो ये अलाउ होगा? रॉ मटेरियल मंगवाया रेलवे से तो फ्रेट देना पड़ता है ना, अलाउ होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। फ्रेट इज योर बिजनेस एक्सपेंडिचर। सब्जेक्ट टू 43 भी बोलूँ चलेगा? बिल्कुल चलेगा। बिकॉज रेलवे पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, लीव इनकैशमेंट, टैक्सेस, दिस ऑल आर अलाउेबल। जीएसटी में पेमेंट करने में डिले कर दिया था मैंने, ठीक है, तो मेरे को एक इंटरेस्ट चार्ज हुआ मेरे ऊपर, तो इंटरेस्ट पेमेंट किया, ये अलाउ होगा बिजनेस में? अलाउ होगा, बिल्कुल अलाउ होगा। जीएसटी में फ्रॉड हुआ, पेनल्टी देना पड़ा, ये अलाउ नहीं होगा। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, क्या सिखा रहा हूँ, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। पेनल्टी इज अ वायलेशन ऑफ लॉ के कारण दिया, इंटरेस्ट जो है वो कंपनसेटरी होता है कि भाई डिले हो गया तो ब्याज ले रहे हैं हमसे, तो इंटरेस्ट। हाँ, अगर इंटरेस्ट नाम इंटरेस्ट है लेकिन वो है किसी फ्रॉड के कारण या पेनल्टी के रूप में लिया जा रहा है तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, डिसअलाउ हो जाएगा। क्योंकि किसी लॉ के वॉयलेशन पे कुछ काम करते तो वो एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? डिसअलाउ। हाँ, तो देर से पेमेंट वो खुद अलाउ कर रहा है ना, लेट करोगे तो 1% दे दो यार ब्याज, खुद है, कंपनसेटरी है वो। ठीक है। अच्छा बताइए, इनकम टैक्स अलाउ होगा? नहीं होगा। इनकम टैक्स डिले पेमेंट किया तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट अलाउ होगा? नहीं होगा। बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप कुछ भी दो, वो अलाउ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इनकम टैक्स तो बेसिकली डिसअलाउड है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप चाहे इनकम टैक्स दो चाहे इंटरेस्ट दो, और पेनल्टी तो वैसे भी नहीं होती, दिस ऑल आर कंबाइंडली कॉल्ड इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स सेक्शन 40 क्या बोलता है? डिसअलाउ करेंगे। लेकिन अगर मैं अदर टैक्सेस में आऊंगा तो टैक्सेस तो अलाउ होगा ही होगा, सब्जेक्ट टू 43 भी, बस उसका कोई कंपनसेशन वगैरह दे रहे हैं अपन तो वो भी अलाउ होगा, इंटरेस्ट वगैरह। लेकिन पेनल्टी क्यों नहीं अलाउ होगी? क्योंकि सेक्शन 37 के
एक्सप्लेनेशन में लिखा है वो, ठीक है। ऐड वाला आइटम हमने कल पढ़ लिया था। ऐड मतलब कि जनरली जो एक्सपेंस अलाउ नहीं होते वो ऐड कर देते अपन। लेस, कोई डाउट था कल, कुछ पढ़े, कुछ डाउट? आगे बढ़े। लेस, फिर से मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं कि आप को पीजीपी पे हेड बस ये 2 पेज से रिकॉल करने की क्षमता हासिल करनी है और क्वेश्चन पे सीधा एंटर करना है, तब तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। एक्सपेंस हाँ ठीक है, कोई एरिया आपको एकदम बैकफुट पे ले जा रहा है तो डिटेल में जाइए, फिर अगले बार ना जाना पड़े इस प्लानिंग से जाइए। एक्सपेंस अलाउेबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस अलाउेबल है भैया लेकिन नॉट डेबिटेड, तो आपको फील हो रहा है ये माइनस होना चाहिए, है ना, क्योंकि अलाउेबल है लेकिन डेबिट नहीं हुआ है, तो डेबिट नहीं हुआ है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा, तभी तो इनकम टैक्स के प्रॉफिट तक पहुंचोगे आप। एक तो चीज हो गया ना। डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड एज पर रूल 5। अच्छा, आज समझ में आया कि ये जो डेप्रिसिएशन के रेट्स है वो कहाँ दिए हैं, रूल 5 में। और ऊपर में आपने क्या करके आए हो यहाँ पर, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर रखे हो आपने, एड बैक कर रहे हो, तो यहाँ माइनस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है वो एक अलग एस्पेक्ट है सीखने का, ठीक है, बात कर लेंगे। उसके डेप्रिसिएशन के अलावा यहाँ पर हमको एक और चीज़ दिख रही है और वो है, हाँ जी क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन और हो गया हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन, कितना रेट है, एट द रेट ऑफ 20%। तो मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए अगर थोड़ा बहुत प्रोविजन याद करें या पढ़ ही लेते हैं, तो किसी को कुछ याद है, ये केवल मशीनरी के लिए मिलता है, ब्रांड न्यू मशीनरी यूज्ड इन अ फैक्ट्री। हाँ तो मशीन, हाँ मैन्युफैक्चरिंग। तो 20% of actual cost of new plant and machinery acquired by SSC engage in the business of manufacture or production of any article or thing। ट्रेडर के लिए नहीं है, जो ट्रेडिंग का काम करता है उस वो अगर कोई मशीनरी खरीदेगा, खरीदता है कि नहीं खरीदता ट्रेडर, क्यों नहीं खरीद सकते? एग्जाम्पल, कंप्यूटर मशीनरी में ही तो आएगा। ट्रेडर के पास भी कंप्यूटर होता है, वेइंग मशीन होती है, एसी लगा है उसके ऑफिस में, तो सब मशीनरी तो है। तो प्रैक्टिकली समझिए वो ट्रेडर के पास मशीनरी है लेकिन उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरर के लिए बनाया है। और ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा बनाया है, और ये हर साल मिलता है क्या? बस जिस साल आपने इसको न्यू मशीनरी को एक्वायर्ड किया उस साल मिलता है, और लेस देन 180 डेज हुआ तो हाफ मिलेगा और बचा हुआ हाफ अगले साल मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो पढ़ते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय एसएससी एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर कंपनी को भी मिलता है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ पुट टू यूज। एक नया वर्ड याद आया कि आपको, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्वाजिशन। ये इन द ईयर ऑफ एक्वाजिशन वर्ड कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं, बढ़िया चीज है। मतलब इन द ईयर ऑफ एक्वाजिशन ही लेस देन 180 डेज हुआ तभी तो हाफ मिलेगा, और ईयर ऑफ एक्वाजिशन में नहीं हुआ, अगले साल हुआ लेस देन 180 डेज, तो उस साल फिर नॉर्मल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल जनरेट करूं तो मान लो 18-19 में, अच्छा ये नियम यहां भी लगता है ना नॉर्मल डेप्रिसिएशन में, हमने परचेज किया कोई भी मशीनरी 1920 में, उसको पुट टू यूज किया, 1819 में किया ही नहीं, और 1920 में पुट टू यूज किया दिसंबर में, मतलब दिसंबर 19 में। 18-19 में डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या इसमें? पुट टू यूज, बताइए भाई। 18-19 में डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ या ना? नहीं मिलता। डेप्रिसिएशन तभी मिलता है जब वो पुट टू यूज हो। 18-19 में पुट टू यूज हुआ ही नहीं है तो 18-19 में हम ब्लॉक में जोड़ेंगे ही नहीं। क्लियर है पहले? अब 1920 में आपने उसको पुट टू यूज किया, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब 1920 में ये लेस देन 180 डेज यूज हुआ है शायद, देखो तो सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर मिलेगा, ये मानते हैं लेस देन 180 डेज यूज हुआ, ये भी समझ में आ गया। कितना मिलेगा, 100% की 50%? हाफ मिलेगा, पूरा मिलेगा? पूरा मिलेगा, यही लिखा हुआ है, ये पहचानो क्या लिखा है। हाफ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट केवल ईयर ऑफ एक्विजिशन में आता है,
फिर कभी नहीं आता। इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? जिस साल आपने एक्वायर्ड किया है उसी साल अगर लेस देन 180 डेज यूज हुआ है तो हाफ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कभी भी हाफ का कॉन्सेप्ट नहीं हो, फिर वो नॉर्मल रहेगा। नहीं, सबके लिए। यहाँ तो एडिशनल के लिए हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला याद है ना मेरे को। कुछ प्रोविजन तो छोटे लिखे, मेरे को याद बहुत सारा है ना, लेकिन क्या करेंगे, समझ रहे हैं? कॉमन रूल है, तो इसका बता देते। नहीं नहीं, इसका भी है, डिटेल पढ़ लेंगे आगे। ठीक है भाई, तो ये वर्ड समझ पा रहे कि नहीं, वर्ड को क्यों मैं इंपॉर्टेंस दे रहा था? लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नॉट इन एनी ईयर। तो क्या ये लेस देन 180 डेज 1920 में हुआ है? यस, हुआ है। नो क्यों बोल रहे हो? फिर से सुन लो, क्या 1920 में लेस देन 180 डेज हुआ है? और क्या 1920 ईयर ऑफ एक्विजिशन है? नहीं, ईयर ऑफ एक्विजिशन ये है। और भले मैं लेस देन 180 डेज हुआ है, तो ये इस वर्ड की अहमियत पहचानी है बस। और ये एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, तो चलिए, तो जितना भी समझ में आया होगा आपको। एडिशनल डिप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल एक्स्ट्रा 20% इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और इसमें जो नहीं लिखा बता देता हूँ, वो प्लांट मशीनरी ऑफिस यूज वाली नहीं होनी चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर ये फैक्ट्री में यूज होने वाली ब्रांड न्यू प्लांट मशीनरी होना चाहिए, ओल्ड भी नहीं होना चाहिए, है ना? ये लिखा हुआ पढ़ेंगे अपन जब पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना है इफ एप्लीकेबल। नाउ द बैलेंस, बैलेंस के बारे में तो मैं बता ही दिया, बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन 10%। अगर एक साल में हाफ मिला है तो अगले साल हाफ मिल जाएगा 10%। लेकिन नॉर्मल डेप्रिसिएशन पे ऐसा नियम नहीं है, वो तो माइनस होते जाता है। अच्छा बताओ, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ब्लॉक में माइनस होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट से निकालते हैं ना अपन तो ब्लॉक में माइनस होता है कि नहीं होता? हाँ, अलग से देते हैं तो कैसा देते हैं, मतलब वही तो, डेप्रिसिएशन तो ब्लॉक में माइनस करते हैं ना अपन नॉर्मली। नहीं माइनस करते तो कहाँ जाता है ये? माइनस करेंगे। ब्लॉक कैसे वैल्यू निकालते हैं? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ अ ब्लॉक, ब्लॉक मतलब होता है सेम रेट और सेम ग्रुप वाली एसेट, याद आ रहा है? प्लस एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जोड़ देते हैं, माइनस सेल कंसिडरेशन ऑफ एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। और फिर जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आता है उसमें आप डेप्रिसिएशन निकालते हो, उसको माइनस करते हो। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो करते हैं, और अगर उसमें कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी आ रही तो वो भी माइनस होगा। मतलब डब्ल्यूडीवी आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालने में नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो चाहे एडिशनल डेप्रिसिएशन हो, दोनों ही माइनस होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो अलग से लिखी हुई मिलेगी भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल है। तो डेप्रिसिएशन है भाई, क्वेश्चन अगर आता है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, तो अलग से थोड़ा पूछ रहा है आपका एडिशनल, अगर एलिजिबल है तो आपको देना है, या नोट लिखना है कि नहीं है भाई मैन्युफैक्चरर ये, है ना? उसके बाद यहां लिखा हुआ है बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 1755%। कुछ याद है क्या किसी को ये क्या है? एक्चुअली भाई जो 20% आपने ऊपर पढ़ा ना, ये समरी में लिख नहीं पाया, ये 20% लिखा जरूर है, लेकिन कुछ बैकवर्ड स्टेट में अगर आप प्लांट लगाते हो तो 20 की जगह क्या लगता है? तो मैं एक काम करता हूँ, समरी में ही 20 और यहाँ लिख देता हूँ, और 35 है ना, 35% इन सम स्टेट लिखते हैं, इन नोटिफाइड एरिया, इन नोटिफाइड एरिया। तो अगर उस नोटिफाइड एरिया में लगाएं तो 20 की जगह कितना मिलेगा? 35। और अगर 180 डेज से लेस यूज हुआ है तो हाफ। तो अगला हाफ 17, 17.5 कब मिलेगा? अगले साल। तो उसके लिए अगला नोट बना दिया इसने, पढ़ सकते हैं अपन। बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 17.5% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 and put to use for less than 180 days in that year if manufacturing undertaking is set up in the notified backward area। और notified backward area हर स्टेट का नहीं, खास स्टेट का, in the state of आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और on or after 1/4/2015। तो ये रूल से भी आपको 35% वाला प्रोविजन रिकॉल हो गया होगा, ठीक है ना भाई? एक और खास वर्ड है इसमें, देखिए आप, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन में आपने मार्क किया होगा तो 20% ऑफ क्या लिखा है? मार्क करो क्या? ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। नॉर्मल डेप्रिसिएशन किसका मिलता है? डब्ल्यूडीवी का मिलता है, डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक, जबकि ये मिलता है एक्चुअल कॉस्ट का। ठीक है,
एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। मान लो 15% प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक है और जिसकी ओपनिंग WDV आपको दिया, बहुत सिंपल एग्जांपल है, 20 प्लस हमने कुछ परचेस किया मशीनरी परचेस, ये है मान लो 30, टोटल कितना हो गया 50, और कुछ पुरानी मशीनरी हमने सेल कर दी, ओल्ड मशीनरी, ये हमने सेल कर दी मान लो 25 में। क्लोजिंग WDV कितना बचा, 28 कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट फिगर आएगा, कितना आया देखो, हाँ जी 22, यहाँ तक पहुँच गए, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये इलिजिबल फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड इलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, और हाफ का कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूँ मैं ताकि प्लेन रहे क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसके नीचे आएगा माइनस नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये बता दीजिए पहले। भले ही नया मशीनरी 30 की शामिल है, लेकिन क्या 30 पे अलग से निकालते हो क्या? तो यहाँ पर आएगा 22 का 15%, कोई डाउट तो नहीं है ना, जो भी आ रहा है इंटू 15%, तो ये आ रहा है 3.3, सही है ना। माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये 30 का 20% होगा, कुछ समझ में आई है? वो जो मैंने मार्क किया था उसके प्रैक्टिकल वैल्यू समझ में आ रहा है? तो 30 का 20% ये हो गया 6, और ये भी यहाँ माइनस होगा और आपका आएगा क्लोजिंग WDV कितना आ रहा है देख लो, 9.3, इट्स 7.3, सॉरी 9.3, 12.7. This 12.7 is a closing WDV after depreciation and it will be the opening for the next year. ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आया? डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आप अपने खुद के हाथ से ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। कोई थ्योरी नहीं आती, समझो बात को, थ्योरिकल प्रैक्टिकल बन जाए करके पढ़ते हैं, और हम थ्योरी पढ़ के खूब सारा समझ के बैठ जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में कहाँ से बनेगा? समझ रहे हैं? छोटी छोटी वैल्यू समझिए, एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू समझिए। अब उस थ्योरी को भूल जाइए, लेकिन आपको बनाना आता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट? सेल वैल्यू, बिल्कुल, यहाँ लेते हैं हम सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन बोलते हैं ना अपन नॉर्मली, हालांकि यहाँ टेक्निकल वर्ड्स है, मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्टेड, डिमोलिश एटसेट्रा, ऐसा लिखा है। मनी पेबल मतलब सामने वाले के द्वारा मनी पेबल क्या है, ऐसा लिखा है, बट अपन समझने के लिए सेल कंसिडरेशन लेते, कॉस्ट नहीं लेते। कॉस्ट आप चेक करते हैं अकाउंटिंग में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह निकालते हो आप उसको, है ना, और उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हो, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हो आप, अकाउंटिंग सही थोड़ी ना, वो इनकम टैक्स सही। मशीनरी सेल कर दिया, कैपिटल एसेट सेल कर दिया, उसके प्रॉफिट या लॉस को P&L में खपा देते हो आप। P&L अकाउंट क्या है? रेगुलर प्रॉफिट का एक खाता है, वो तो डिस्टर्ब हो गया। सोच के देखिए, कोई मशीन बेचने से मान लो मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और नॉर्मली आपको 10 लाख का प्रॉफिट होता है हर साल, तो उस साल P&L अकाउंट क्या दिखाएगा? 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट। आप बोलेंगे यार बहुत बढ़िया बिजनेस है, लगा दो शेयर में पैसा। समझो बात को, कितना मिसगाइड करती है अकाउंटिंग का ये वाला ट्रीटमेंट। इनकम टैक्स इसलिए यहाँ सेल कंसिडरेशन माइनस करता है, डेप्रिसिएशन को छोटा कर देता है। समझ में आया यहाँ तक? तो हम ये दो, ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना लेस डेप्रिसिएशन वाला, सबसे अहम पॉइंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। फिर और लेस में अगर हम आगे जाते हैं तो ये है इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा वो लिखा है बट नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पर अब बात आ रही है इनकम की, ठीक है, इनकम। तो इनकम मतलब क्रेडिटेड है, लेकिन यहाँ पर हम चार्जेबल नहीं है। थोड़ा सोचिए, यहाँ टैक्सेबल नहीं है या चार्जेबल नहीं है, तो कई सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्वेश्चन बनाते हैं तो दिखती है हमको, रेंट दिखता है उसको डाल देते हैं, इंटरेस्ट दिखता है FD पे, है ना, हमको कई बार विनिंग इनकम भी डाल देता है क्वेश्चन में, ध्यान आ रहा है? तो वेदर दिस विल बी चार्जेबल अंडर PGBP? नो, चार्जेबल है या नहीं है मेनली दो बातों पर डिपेंड करता है, या तो PGBP के सेक्शन 28 में नहीं आता, या तो किसी दूसरे चार्जिंग सेक्शन में स्पेसिफिकली आता है। लाइक विनिंग इनकम अगर आपको P&L अकाउंट के क्रेडिट में दिख रही, तो व्हाट आई से, नॉट चार्जेबल इन PGBP, व्हाई? स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर IOS। तो बेसिकली मेरे को बाकी के चार्जिंग सेक्शन सजेस्ट करते हैं, अगर मैं टेक्निकली सोचूं इसको कैसे सोचा जाता है तो देखिए,
लेस इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। क्रेडिटेड मतलब आपका प्रॉफिट P&L का क्या हो रखा है, बढ़ रखा है, लेकिन वो चार्ज नहीं है यहाँ पर। अच्छा चार्ज नहीं है मतलब यहाँ बिल्कुल ही परमानेंट नहीं हटाना है, यहाँ चार्जेबल नहीं, हो सकता है कि कहीं और चार्जेबल हो सकता है कि एग्जेम्प्ट इनकम को क्रेडिट कर लिया तो फिर कहीं भी चार्जेबल नहीं होगी, दोनों पॉइंट हो सकता है। अगर आपके P&L अकाउंट के क्रेडिट में कोई एग्जेम्प्ट इनकम दिखती है, एग्रीकल्चर इनकम दिखती है मान लो, तो आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर इनकम क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट बट नॉट चार्जेबल, तो कौन से हेड में ले जाओगे, कहीं नहीं ले जाएंगे, बिकॉज इट इज एन एग्जेम्प्ट। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन करते समय पार्शियल इंटीग्रेशन पे ध्यान रखोगे, सही बोल रहा हूँ ना, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन टोटल इनकम निकालते समय कहीं भी नहीं आएगा। वही अगर मेरे को FD का इंटरेस्ट दिखेगा तो मैं बोलूंगा नॉट चार्जेबल, हेंस इट विल बी लेस, बट उसको कहाँ ले जाऊंगा मैं, IOS में। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, और आप जैसे बैलेंस शीट स्टाइल में अगर एक साथ बनाते हैं तो गलती नहीं होती। आपको क्या करना चाहिए, पूरे वर्किंग नोट खोल देना चाहिए एक साथ। आप PGBP का अगर बड़ा क्वेश्चन है तो PGBP खोलिए, फिर जगह छोड़ के जैसे ही आपको ये वाला पॉइंट दिखाना तो तुरंत वहाँ वर्किंग नोट फॉर द कैलकुलेशन फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एक वर्किंग नोट 2 डाल दो। यहाँ से उठाया कहीं तो भेजना है मान लो, तो वहाँ लिख दो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। और मैं कितना भी समझा दूँ, खुद से करोगे तभी अंदर से आएगा। समझ रहे मैं बोल क्या रहा हूँ, जितने चीज़ें यहाँ निकल रही, बल्कि मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मान लो कोई ऐसी चीज़ निकलती है जिसका डिडक्शन मिलने वाला है, तो उसको भी डाल दो, एक वर्किंग नोट बना दो, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। क्या होगा फिर, एक ही तो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पूरी चीज़ तो वर्किंग की रहेगी, पूरा फिगर बस बैठाना ही तो है इसको। समझ रहे बात को, तो हर चीज़ को वर्किंग नोट में डाल दो और एक फिर कॉमन स्टेटमेंट बाद में बना देना। चलो क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा। डिविडेंड इनकम बताइए भैया, इट इज नॉट चार्जेबल अंडर PGBP, सही है ना। और अगर डिविडेंड P&L अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब से इनकम क्या हो रखी है, बढ़ रखी है, तो माइनस करके गलत तो नहीं कर रहा है। अब बताइए इसको किसी हेड में ले जाना है, कौन से हेड में, IOS में, क्योंकि इस साल से डिविडेंड चार्जेबल हो गया है। कौन से रेट से, कोई अलग स्पेशल रेट है ही नहीं इसका, तो कुछ भी अलग नहीं करना, नॉर्मल चार्ज हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1)(a) हटा देंगे इसको, और कहाँ यूज होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन में। नाउ द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज IOS में चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन में चार्ज होगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां चार्ज होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गिफ्ट एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। अब एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल इसलिए लिखा है कि जो गिफ्ट मिलता है ना 50,000 से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा, रिलेटिव से मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा, तो ठीक है यहाँ से तो हटाओगे ना, और टैक्सेबल हुआ तो भी हटाओगे। PGBP से तो हटाना ही हटाना है, या तो मैं IOS में ले जाऊंगा या नहीं ले जाऊंगा, एक अलग बात है। देन इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, कुछ समझ में आ रही बात। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स पेड क्या होता है इसका, अलाउड नहीं होता, अभी तो पढ़े ना। अब रिफंड आया, पैसा आ रहा है, अब क्या इसको चार्ज करना है कि नहीं करना है, चार्ज किसी कोई इनकम ही नहीं है ये, है ना, तो यहाँ भी नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, यस इट इज चार्जेबल बट अंडर द हेड IOS, तो यहाँ से तो हटाओगे। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड तो वो एक्स्ट्रा इनकम है। देखो इनकम टैक्स पे किया था तो अलाउ नहीं हुआ, तो वही पैसा वापस आएगा तो चार्ज भी नहीं होना चाहिए, लॉजिकल है। लेकिन जो इंटरेस्ट आया वो तो एक्स्ट्रा है, दैट इज इनकम, लेकिन कौन से सोर्स की है, अदर सोर्स, तो यहां से तो हटाओगे। एड इनकम चार्जेबल, चार्जेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, लिखा नहीं है लेकिन ऐसा फीलिंग है इसकी। तो अब सोचो क्रेडिट में है नहीं, लेकिन PGBP में चार्ज होना चाहिए, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कि कम हो गया है, कम हो गया है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। इसलिए एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया दिया है इसमें, सैलरी रेम्युनरेशन इंटरेस्ट रिसीव बाय पार्टनर, बढ़िया एग्जाम्पल। अब हो सकता है कि हम वर्किंग करते समय अकाउंटेंट ने देखा होगा तो सैलरी है, इसको सैलरी हेड में ले जाना, यहाँ इसलिए नहीं लिखा हो, लेकिन आप जानते हैं कि सैलरी रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट इवन, भले सुन के सैलरी हेड और IOS लग रहा है, लेकिन अगर पार्टनर को मिलता है उसके फर्म से तो दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। कहाँ लिखा है, सेक्शन 28 में, सेक्शन 28 में स्पेशली चार्ज किया है इसको। 40B तो लिमिट दिया हुआ है, 40B क्या है कोई बताएगा, फोर्टी 43B वही वाले उन्हीं के अंदर है ये डिसअलाउ का सेक्शन है। आप बोल सही रहे हो लेकिन ये डिसअलाउ का सेक्शन है, तो क्या लिखा होगा इसमें, हाँ फर्म जब अपने पार्टनर को सैलरी रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट देती है तो एक लिमिट जो उसमें दी हुई है उस लिमिट से ऊपर जो पेमेंट करेगी डिसअलाउ हो जाएगा, तो जो ऊपर वाला डिसअलाउ हो जाएगा वो भी तो पार्टनर को मिला है ना पैसा, तो
वो पार्टनर अकाउंट में चार्जेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जितना फर्म को अलाउ होगा उतना ही तो चार्ज होगा, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। एक ही पैसे पे दो बार टैक्स होने लगे। फर्म डिस अलाउ करती है, उसे टैक्स मांग लिया आप, उधर भी चार्ज करो। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ो, पार्टनर फ्रॉम द फर्म टू द एक्सटेंड द सेम इज डिडक्टेबल इन हैंड्स ऑफ फर्म। तो जितना फर्म को डिडक्टेबल था 40B की लिमिट तक, उतना ही यहाँ चार्ज करना है। कौन से हेड में? पीजीबीपी हेड में। लेकिन पीएनडीएल अकाउंट में आपने सैलरी लिया नहीं, क्रेडिट नहीं किया, लेकिन ये चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी है, तो ऐड करेंगे ना जी। समझ में आ रही बात? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैड डेट्स अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(7). 36 में अलाउ होता होगा बैड डेट, होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, बिल्कुल अलाउ होता है बैड डेट्स, जो कंडीशन होगी वो अलग बात है, ठीक है। इन अर्लियर ईयर नाउ रिकवर्ड, अभी रिकवरी की बात चल रही है, तो रिकवर हुआ है पीएनडीएल क्रेडिट में आपने लिया तो अच्छी बात है। नॉर्मली क्या करते हो आप अकाउंटिंग में, जब बैड डेट की रिकवरी होती है तो पीएनडीएल के क्रेडिट में लेते हो कि नहीं लेते हो, क्या करते हो? और अलाउ होता है तो डेबिट करते हो, मतलब कोई नॉर्मली झगड़ा नहीं है अपना, अकाउंटिंग का झगड़ा नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है बैड डेट की रिकवरी हुई है, तो उसको क्या करोगे आप? ऐड करोगे, चार्ज करोगे। इसके लिए सेक्शन 41(4) है एक्चुअली। 41 क्या है? डीम्ड पीजीबीपी। समझ रहे हैं? बताया था ना मैंने आपको सेक्शन वाइज स्टडी में। तो 41 क्या है? डीम्ड पीजीबीपी। और उसके बाद है रेमिशन और सिसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी डीम्ड एज इनकम एंड 41, ये भी 41 है। अब आपका कोई भी एक्सपेंस है या फिर कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, डिडक्शन है, ट्रेडिंग, जो पीजीबीपी में अलाउड हुआ है लेकिन बाद में वो रिकवर हो जाता है, तो अल्टीमेटली कौन से हेड में चार्ज होगा? पीजीबीपी। तो उसके लिए सेक्शन क्या है उन्होंने? 41(1). हाँ, जिस साल रिकवर होगा उस साल चार्ज होगा, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस है या लॉस है, 3 वर्ड लिखा हुआ है 41(1) में, 3 वर्ड मिलेगा आपको। एक्सपेंस, क्या लॉस भी अलाउ होता है पीजीबीपी में? बिजनेस का लॉस अलाउ होता है? स्टॉक फायर से जल गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, अलाउ होगा? बिल्कुल होगा। रेवेन्यू नेचर का तो होगा, कैपिटल नेचर का मशीनरी बिल्डिंग जल गई वो नहीं होगा। तो एक्सपेंस है, लॉस है, या फिर ट्रेडिंग लायबिलिटी, ट्रेडिंग लायबिलिटी ये सब अलाउ होती है, पहले क्लियर कर लो। लेकिन जब रिकवर होती है तब चार्ज होती है। कौन से हेड में? अरे अलाउ कौन से हेड में हुई थी? तो पीजीपी में चार्ज होगा। कैपिटल नेचर का है ना सर, वो सीधा आपके जो ब्लॉक ऑफ एसेट है ना, वहां एडजस्टमेंट होगा। डिस्ट्रॉय हो गई, अब उसको मान लो कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गई, उसको आपने बेचा जो भी रेट पर बेचा, तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ जी, और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया तो वापस जुड़ जाएगा, वो सेल किया एक प्रकार से उसको आपने। इसीलिए जो ब्लॉक ऑफ एसेट में एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड सब लिखा हुआ है, तो उसका हिसाब तो वहां होगा, रेवेन्यू नेचर में नहीं होगा। हाँ जी, फिर से सुनिए मेरी बात को, सेक्शन 41(1) की बात कर रहा हूँ, इसमें एक्सपेंस, लॉस और ट्रेडिंग लायबिलिटी लिखा है। तो अगर एक्सपेंस हुआ कोई, मान लो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किया मैंने कोई नए प्रोडक्ट के लिए, मेरी जो पेरेंट कंपनी थी उसके लिए मैंने एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया, मैं डीलरशिप ले रखा हूँ, अब वो एक्सपेंस जो है मैंने डेबिट कर दिया, बाद में कंपनी ने बोला नहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम रियम्बर्स करेंगे, तो मेरे जिसकी एजेंसी थी मेरी उसने रियम्बर्स कर दिया, तो ये क्या हो गया? रिकवरी अगेंस्ट एक्सपेंडिचर। एग्जांपल समझ में आ रहा है? तो दैट एक्सपेंडिचर विल अगेन चार्ज। बिल्कुल सिंपल है। लॉस का एग्जांपल, स्टॉक फायर से जल गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, तो पहले बताओ अलाउ होता है कि नहीं होता है? होता है। एक यूनिक चीज बताता हूँ, अलाउ होता है तो कोई ना कोई सेक्शन होगा ना, कौन सा सेक्शन है? ये लॉस हुआ जो फायर से 37, और कोई? क्या रियली में लॉस और एक्सपेंस एक ही चीज होती है? नहीं, एक्चुअली में लॉस को अलाउ करने को सेक्शन ही नहीं है, लॉस को अलाउ करने का कोई सेक्शन ही नहीं है। ये हाँ अंडरस्टूड कैसे है मैं बताता हूँ, ये अंडरस्टूड ऐसे, जजमेंट भी है उसमें, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ आपको। कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई इनकम आप चार्ज कर रहे हो चार्जिंग सेक्शन से, तो इंप्लाइड है कि लॉस अलाउ कर रहे हो। एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूं मैं ना। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन याद है? प्रॉफिट नहीं, सेक्शन ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड, याद है क्या? प्रॉफिट एंड गेन्स, तो क्या कैपिटल गेन हेड में कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो लॉस नहीं हो सकता क्या? लेकिन चार्जिंग सेक्शन ने तो लिखा ही नहीं है, कैसे निकाल देते लॉस फिर आप? चार्जिंग सेक्शन ने देखा, ऑब्वियस बोल रहे हो ना, तो यही ऑब्वियस है, यही कोर्ट ने बोला था। समझ रहे हो बात को?
मतलब एक लेवल की चीज बता रहा हूँ कि जब आप हेड पे देखते हो कैपिटल गेन में तो बोलता है प्रॉफिट एंड गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विल बी चार्जेबल। तो कायदे से तो लिटरल मीनिंग में जाओगे तो लॉस की हम बात ही नहीं करेंगे, बोल रहा है वो तो। इसका मतलब ये बोल रहा है कि लॉस होगा तो हमारे हेड में आना ही मत, जबकि हम उसे हेड के अंदर ही घुसते हैं और वहीं पे किसी से एडजस्ट करते हैं। यस और नो? इट मीन्स लॉस वो अलाउ कर रहा है। अलाउ करने को सेक्शन है क्या? नहीं है। तो वैसे ही बिजनेस का जो लॉस होता है ना, वो बिजनेस में अलाउ होता है, कोई सेक्शन है नहीं है, वो चार्जिंग सेक्शन के थ्रू ही होता है, ऐसा मान लीजिए, ऑब्वियस बोल लीजिए आप। फिर वो अभी समझ में आया? यहां तक तो पहुंच गए ना, अलाउ होता है वो। तो रिकवरी होगी, इंश्योरेंस कंपनी बोला अच्छा इंश्योरेंस करा रखा था हमने, तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी हो सकती है कि नहीं? तो मान लो 4 लाख की रिकवरी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, क्या करोगे 4 लाख का? चार्ज करोगे, वही तो पढ़ रहे हो 41(1) में। लॉस समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग लाइबिलिटी भी अलाउ होती है, यस और नो? तो बताओ एग्जांपल। इसीलिए तो मेरे को नहीं पता होगा, इसलिए तो पूछा ना, आप यस बोले तो बताओ। और किसको पता है? क्रेडिटर अलाउ होता है? मेरे को समझा के बताओ ना। ट्रेडिंग लायबिलिटी की रिकवरी या बेनिफिट होता है तो ये चार्ज होगा, ये लिखा है यहाँ पर, तो कभी तो अलाउ हुआ होगा ना, तभी तो चार्ज कर रहे हो ना। रिकवरी और बेनिफिट अगेंस्ट ट्रेडिंग लायबिलिटी विल बी चार्जेबल। तो क्या स्टोरी है इसकी, बताओ। या ट्रेडिंग लायबिलिटी कितना इजी वर्ड है। ट्रेडिंग लायबिलिटी में तो क्रेडिटर आप बोल भी रहे थे लेकिन जमा नहीं पा रहे हो। हाँ। हाँ तो देना पड़ेगा तो, देना पड़ गया तो वापस ऐड क्यों करोगे भाई? थोड़ा सोच लो पहले। आप यहाँ पर चार्ज कर रहे हो, देना पड़ गया तो चार्ज नहीं हो तो अलाउ की बात कर रहे हो। रिकवर हो गया मतलब हम तो पैसा दिया ही नहीं उसको, अभी रिकवर कैसे? हम्म। 2-3 बार गहन घुमा घुमा के पकड़ रहे हो, हाँ। भाई सीधी सी बात है, इसको स्टोरी शुरू करना चाहिए अलाउ से। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तभी तो ट्रेडिंग लाइबिलिटी जनरेट हुई ना। क्या एंट्री किया भैया? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। क्रेडिटर बोलता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। सही बोल रहा हूँ ना? पार्टी मतलब क्रेडिटर ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर क्रिएट हो गया। अब ये परचेज जो आपने किया मतलब 25,000 रुपये का, ये अलाउ होगा कि नहीं होगा? होगा, कोई डाउट तो नहीं है। हो गया अलाउ। बाद में रॉ मटेरियल वगैरह हम आए तो हम देखे तो बहुत गड़बड़ है इसमें, तो जैसी बात हुई थी वैसे भेजा नहीं। कुछ लॉजिकल रीजन निकालो ना, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, तब तो समझ में आएगा स्टोरी। इसमें गड़बड़ है, हम बोले यार ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो तुमको जैसा बोले थे भेजा ही नहीं आपने। तो जो भी सेटल हुआ बोला ठीक है सर 50% भेज देना पैसा। तो 50% पैसा हमने कितना मतलब 12,500 उसको भेज दिया। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे? 12,500 जब भेजेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कर लेते हैं एक बार, है ना। 40 को बीच में मत लाना, 40 को समझ रहे हैं? तो टू बैंक बोल देता हूँ, आप लोग को नहीं टेंशन हो रही होगी तो। टू बैंक 12,500, तो क्रेडिटर खत्म किया आपने 12,500 से। अभी क्रेडिटर बैलेंस शीट में खड़ा है कि नहीं खड़ा है आपका? खड़ा है 12,500 से। अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे को जो नहीं आती। ठीक है 12,500 से क्रेडिटर खड़ा है ना आपका, तो क्या उचित है वो? क्या देना है उसको पैसा? तो राइट ऑफ करो ना भाई। तो अकाउंटिंग में क्या करते हो? अकाउंटिंग बताओ ना। पैसा, बुक्स क्या बोल रही कि 12,500 देना है, क्या रियली में देना है? तो फिर क्या करोगे? हाँ, क्रेडिट भी करना पड़ता है ना अकाउंटिंग में। हाँ तो डिस्काउंट में तो पी एंड एल अकाउंट बोल दो ना सीधा, है ना। कहीं छोटी मोटी, मैं इसलिए अकाउंटिंग नहीं पढ़ाता मालूम है। मैं सीधा फाइनल अकाउंट्स में एंट्री करता हूँ है ना। तो क्या हो गया आपका, आप डिस्काउंट बोलेंगे तो उसके बाद वहीं पहुंचोगे ना, सीधा पहुंचो ना वहाँ पे। मेरे को इसलिए टेंशन होती है अकाउंट पढ़ने और पढ़ाने में। फिर यहाँ यहाँ जाओ, फिर वहाँ रुको, वहाँ रुको, डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है अपन को। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पी एन एल अकाउंट, मतलब उस जो पैस बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी बोलूँ, ट्रेडिंग लाइबिलिटी। तो बेनिफिट को आप अकाउंटिंग में क्या किया आपने? पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट किया। ये भी तो यही बोल रहा है, कौन सी नई चीज बोल रहा है? कोई झगड़ा नहीं है भाई, यही तो बोल रहा है। लेकिन कभी पी एंड एल में लेने में छूट गया आपका, नीचे नोट में दिया है
तो मैं उसको ऐड करूंगा, और ऑलरेडी वहां लिखा है बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा बेनिफिट, ठीक है भाई, कुछ नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात? ये है। तो रिकवरी अगेंस्ट एक्सपेंडिचर एंड लॉस और बेनिफिट अगेंस्ट ट्रेडिंग लायबिलिटी विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि उसी में अलाउ हुआ था। और अगर पीएनएल में इसका ट्रीटमेंट नहीं दिखता क्रेडिट में तो ऐड करो, और अगर ट्रीटमेंट दिख रहा है तो ओके, बहुत बढ़िया है। ये समझ में नहीं आता करके मैं यहाँ रुक गया हूँ, ये बस ट्रेडिंग लायबिलिटी पढ़ते हैं और समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि अकाउंटिंग से सोचते नहीं अपन। आपको पीजीपीपी में काफी कुछ अकाउंटिंग से सोचना है, टैली करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस हो गई हमारी, ठीक है। अब एक काम करो आप, बुक निकाल लो। हाँ जी, पेज नंबर 4.185, एग्जाम्पल 2 दिख रहा है। सीधा आओ, मैं कुछ थ्योरी को स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ, आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा इसको, है ना। जो भी नई चीजें हैं और जो चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर, उसको रीडिंग नहीं करना, फटाफट देखना, आगे बढ़ना। 4.185, मिल गया क्वेश्चन? फर्स्ट कहाँ है? सेकंड है? हाँ, एग्जाम्पल। पेज नंबर अलग अलग है क्या अपने? अच्छा, एग्जाम्पल 2, एबीसी लिमिटेड हैड सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इन द प्रीवियस ईयर 1920। कई सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको इसमें। मैन्युफैक्चरिंग है, आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड एरिया में है, मशीनरी लगा रहा है, मतलब 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल। ये ध्यान आ गया अपन को, आया ना आपको, है ना। एक्वायर्ड एंड द न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20 करोड़ इन द नवंबर 19। हायर एडिशनल डेप्रिसिएशन 17.5% being 50% or 35% in addition to the normal depreciation would have been allowed to ABC Limited on 20 करोड़। हाफ क्यों दे रहा है ये? हाँ जी, कौन सी डेट में इसने इंस्टॉल किया है? नवंबर 19, ठीक है, तो 180 डेज से लेस है। तो चलो अब यहाँ रुक जाते हैं, 17.5% मिल रहा है, कोई बात नहीं, और बचा हुआ 17.5% अगले साल मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्लियरिटी है हमको, एग्जाम्पल है तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। मैं लेकिन इस पॉइंट पर ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि किस डेट तक मैक्सिमम हम पुट टू यूज कर लें तो हमको हाफ डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फुल मिलेगा? 3 अक्टूबर। चलिए ठीक है ना, गलती नहीं करना भैया, गिनने वाली काम है। 3 अक्टूबर। अगर मैं 2021 प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मैं 3 अक्टूबर 20 लिख देता हूं, सही है ना। 3 अक्टूबर अगर 20 आखिरी तारीख है, मतलब 4 अक्टूबर को करूंगा तो हाफ मिलेगा, है ना। सब एग्री हैं कैसे? तो मैं चेक करूंगा, एग्री है सब पक्का? क्योंकि 3 अक्टूबर को अगर हुआ है तो एग्जैक्टली 180 डेज आना चाहिए, सही है ना। लेस देन 180 डेज हुआ तो हाफ हो जाएगा। तो 3 अक्टूबर से पुट अक्टूबर से 3 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक चलिए, तो अक्टूबर का कितना दिन हो गया? 29 दिन। क्या सही लिखा हूं देखो, 3 अक्टूबर को यूज हुआ तो 2 दिन माइनस हो जाएगा, तो 29 दिन अक्टूबर का हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 28 की होगी ना, फरवरी और मार्च जोड़िए भाई, कितना आ रहा है? 29 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, ये हो रहा है 180 डेज एग्जैक्ट इसका। हाँ, कैसे निकालते हैं 29 का? हम्म,
क्या बोल रहे हैं? हाँ लेकिन मैं तो क्वेश्चन बदल दिया था ना, मैं तो दूसरा, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं तो अपना नया एग्जांपल दिया ना आपको, इसमें तो कुछ डिस्कस करने था ही नहीं, तो फिर मैं सोचा चलो चेक कर लेते हैं 180 दिन गिनना आता है कि नहीं आपको। 180 डेज एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब 4 अक्टूबर हुआ और हाफ डेप्रिसिएशन हुआ, तो 3 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर आवर प्रीवियस ईयर। वही लीप ईयर में थोड़ा फर्क हो जाता, तो लीप ईयर तो है नहीं इसमें, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, हाफ अभी मिलेगा और हाफ बाद में, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। फिर अगले पेज में आ जाइए 187 पेज में। ये क्या दिख रहा है आपको 187 पेज में? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रूल 5(1) का रेट दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये रेट हमको बिल्कुल याद रहने चाहिए। कितने ब्लॉक हैं यहाँ पर? कई सारे ब्लॉक है। ग्रुप कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर बिल्डिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 5%, 10%, 40% 3 रेट दिए हैं। लेकिन नॉर्मली कुछ ना दिया तो बिल्डिंग पे क्या रेट लेना है? 10, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स जो है उसमें 10% है। प्लांट एंड मशीनरी सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें हमारे पास कई सारे रेट्स हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो रेट क्या रहता है? 15%। लेकिन इसको आप कल चेक करना, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। आप इसको चेक करना कौन कौन से रेट किस किस में दिए हुए हैं। 30%, ये देखिए 45% वाला नया रेट आया है, दिख रहा है? देख लो तो जरा 45 क्या खास रेट कोई देख लेते हैं पहले। मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। शायद पिछले असेसमेंट ईयर में भी आ गया था ये, है ना। नॉर्मली रेट पहले कार वगैरह पे भी जो है ना 15% था, और कमर्शियल व्हीकल पे 30% था। तो कार पे 30 कर दिए व्हीकल पे, और कमर्शियल व्हीकल पे 45 कर दिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन गया आपके एग्जाम के लिए। पढ़ लो एक बार, पहले वो 30% वाला पढ़ लो। मोटर कार अदर देन यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब कौन सी मोटर कार है ये, बिजनेस में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी, हाँ बिजनेस में यूज हो रही है। नॉर्मली इट इज यूटिलाइजिंग फॉर बिजनेस, इट इज नॉट यूजिंग इन अ बिजनेस ऑफ टैक्सी, ऐसा बोलते हैं ना, टैक्सी के बिजनेस में यूज नहीं हो रही है। तो नॉर्मली हो रही, तो क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23/8/19 से लेकर 31/3/2020 एंड पुट टू यूज ऑन और बिफोर 31 मार्च 20। तो हमारे प्रीवियस ईयर तो 2021 है, लेकिन पिछले साल अगर कोई ऐसी व्हीकल है जो 31 मार्च तक आपने पुट टू यूज कर ली है, तो उस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना रहेगा? 30। और अगर इस पीरियड के पहले ही एक्वायर्ड हो गई है या अभी एक्वायर्ड हुई है तो 15% जनरल रेट में आ जाएंगे। और यही अगर कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल का मतलब वही टैक्सी वगैरह के काम पे चल रही है, ट्रक है, ये है वो है, और सेम डेट है, तो यहाँ पर पहले कितना था? 30, इसकी जगह 45 हो जाएगा। ये देखिए ये 30 है, नीचे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर इसने वो कोरोना के चक्कर में बढ़ाया था, मान लो ये जो इनको थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, ज़्यादा इसका बेनिफिट देने के लिए इन्होंने 30 को जो कर दिया था 45, ये एक ग्रुप है समझ लो, और 15 को कर दिया था 30, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर जनरल रेट्स वगैरह दिए हुए हैं। कंप्यूटर पे 40%, जनरली 40 है, फिर हाइयर रेट में। और शिप वगैरह का एक है जिसमें पूरा 20% है, इंटेंजिबल एसेट पे 25% है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 1 में आइए, पेज नंबर 190 पहुंच गए। देखो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/20, कितना रुपए ओपनिंग दिया है? 30 लाख। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2020, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये फुल में आएगा। फिर न्यू प्लांट मशीनरी देखो 15/12/2000, मतलब ये हाफ डेप्रिसिएशन वाले में आएगा। फिर कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस 3 लाख रुपए, कब हुआ है एक्वायर्ड इंस्टॉल? 2 जनवरी 2021, ये भी हाफ में आएगा। सही बात है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ, इसमें कॉमन ग्रुप रेट में कौन से आएंगे? ये तीनों आएंगे। सही बोला क्या? कौन से रेट में आएंगे? 15%। और ये कंप्यूटर किस पे आएगा? 40% पे। सही है। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है क्या ये? इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और नीचे मेरे को प्लांट मशीनरी दिख रही है। बताइए तो पहले, नॉर्मली कंप्यूटर भी प्लांट मशीनरी में आता है कि नहीं आता? आता है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन इसमें नहीं मिलता, है ना।
कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस लिखा है, कुछ नहीं लिखा रहता तो भी जनरली कंप्यूटर ऑफिस का ही मानते हैं, लेकिन अगर ये लिख दिया कि कंप्यूटर यूटिलाइज इन अ फैक्ट्री प्रेमाइसिस, इसका मतलब फिर वो एक मशीनरी है यूज इन अ फैक्ट्री, तो वहां पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता। ये क्वेश्चन एक बेस है ना, इससे मैं आसपास की चीजें समझा रहा हूँ आपको, ये तो बना ही लेंगे अपन। तो मुद्दा ये हो गया कि आपके पास ये ओपनिंग है 30 प्लस कैलकुलेटर में कीजिए तो 20 प्लस 8 तो कितना हो गया आपके पास 58, और 58 पे जब मैं आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो इसमें 8 लाख पे हाफ निकलेगा, मतलब 7.5%, ठीक बोल रहा हूँ क्या, इंटू 7.5% करके मेमोरी में डाल देता हूँ मैं, और बच गया कितना मेरे पास 50, सेल तो हुआ नहीं है ना, तो 50 पे कितना मिलेगा 15%। अभी देखो आप कितना आ रहा है, क्या 8,10,000 आ रहा है, और कंप्यूटर पे कितना आएगा सीधा सीधा 40%, 40 नहीं हाफ 20%, मतलब हो गया 60,000। देखो तो आंसर आ रहा है क्या, टोटल डेप्रिसिएशन, अच्छा टोटल निकाल दिया इसने, ये 60,000 ये हो गया, अच्छा एडिशनल नहीं दिया हमने, सॉरी सॉरी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गया क्या देखो जरा, हाँ। और अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में निकालेंगे क्या, नहीं, तो फर्स्ट वाले 20 लाख पे निकालेंगे 20%, मतलब 40 कितना हो जाएगा 20 लाख 4 लाख, तो प्लस 4 लाख कर लेते हैं, और इस पे निकालेंगे 10%, मतलब कितना, अब देखो टैली हो रहा है क्या आपका, 1290 आ रहा है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ 10% है ये अगले साल मिल जाएगा, और जो 7.5% लिए तो बचा हुआ 7.5% अलग से अलग देते हैं क्या, नहीं, वो तो ओपनिंग में चला जाता है, अपने आप मिलते रहता है। वर्किंग देखिएगा इसकी, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, इसमें सेल नहीं दिया है ना, अगर मान लो सेल दिया रहता, नॉर्मल कंप्यूटर को छोड़ दो, इसमें सेल दिया रहता से 30, 28 है ना, 58, 60 में सेल हो गया लिखा रहता एक ही एसेट, 60 में 58 बच था ना, 60 में एक एसेट सेल कर दिए तो क्या होता, डेप्रिशिएशन कितना आता, चलिए पूछता हूँ, किस में माइनस करते, हाँ जी 2 लाख हो जाता, डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलता, बट डेप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता, आपके पास ब्लॉक जीरो हो चुका है, माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, निकालोगे तो भी कुछ भी माइनस नहीं होगा, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा में बेचा है ना, क्योंकि ब्लॉक जो है आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया है, तो इस केस में 60 माइनस 80 58 विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। धीरे धीरे और सीखेंगे इसको अपन आगे, हाँ जी। अगले साल डब्ल्यू नील आएगा, ओपनिंग डब्ल्यू नील आ जाएगा, परमानेंट खत्म क्यों होगा, अगले साल नील ले जाओ, अगले साल खरीदी नहीं हो सकती क्या एसेट की, तो अगले साल नील पे निकाल लो 12-20%, 15% नील ही आएगा। भाई ओपनिंग डब्ल्यू नील हो गई ना, तो अब कर लो ना जो कैलकुलेशन करना है, कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत, हाँ हाँ कितनी भी एसेट बची है, बिल्कुल, हाँ आपको डाउट शायद ये है कि एसेट तो है फिर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा है, तो डेप्रिसिएशन का रूल है इसमें, डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा, दो कंडीशन, एक तो डब्ल्यू वैल्यू रहनी चाहिए, यहाँ वैल्यू नहीं बची, और दूसरा एंड फिजिकली एसेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर फिजिकली एसेट है लेकिन वैल्यू नहीं है। कई बार क्या होता है उल्टा होता है, वैल्यू रहती है फिजिकली एसेट नहीं रहती तो भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है। मान लो पूरी एसेट आपने 50 में बेच दी होती, 58 है ना वैल्यू, और 50 में पूरी एसेट बेच दी आपने, तो डब्ल्यू बचता 8 लाख, सही है ना, लेकिन फिजिकली एसेट नहीं है तो भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एंड जो 8 बचा है ना वो कन्वर्टेड टू द नील, मतलब डब्ल्यू नील हो जाती है उसकी, क्योंकि फिजिकली एसेट नहीं है, और ये 8 लाख रुपए लॉस है आपका एक प्रकार से, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जाता, ठीक है। हाँ अब नील हो गया, अब आप नया एसेट खरीदोगे तो नील प्लस 2 लाख वैसे चलेगा। फोर 4.193 निकालिए, नीचे देखिए एक्चुअल कॉस्ट लिखा हुआ है,
एक्चुअल कॉस्ट क्या काम आता है, सेक्शन भी मैंने आपको एक जो A4 साइज में बताया था उसमें क्लियर। एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43(1) विच इज गिवन एक्चुअल कॉस्ट, क्या काम आता है ये? कोई भी ऐसे जब आप एक्वायर्ड करते हैं तो उसको हम किस पे जोड़ते हैं? एक्चुअल कॉस्ट पे जोड़ते हैं। अब एक्चुअल कॉस्ट तो नॉर्मल मतलब बहुत सीधा सीधा है कि जितने भी आपने प्रेजेंट, जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन तक लाते तक जो खर्चा वही है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है। ये देखिए, नहीं पहले तो ये बात कर लेते हैं। हाउएवर, यहां से पढ़ो, बाकी तो नॉर्मल है। हाउएवर के बाद लिखा वेयर एन एसेट इनकर्ड, एसएसी इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर एक्वाजिशन ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ in respect of the payment or aggregate payment made to the person in a day otherwise than for account paycheck etc etc। मतलब ये यहाँ पे भी आ गया, अगर आपने उस स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट नहीं किया तो फिर उस एसेट का एक्चुअल कॉस्ट जो है नील माना जाएगा या जोड़ेंगे ही नहीं। मतलब किस चीज़ का लॉस होगा यहाँ पर? डेप्रिसिएशन का लॉस होगा। जैसे वहाँ पड़ा था ना 10,000 से ऊपर का एक्सपेंस अगर आपने पेमेंट कर दिया ऐसे ही तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसअलाउ करने का नया सिस्टम ढूंढ लिया उन्होंने, बोले अगर आपने ऐसा पेमेंट कर दिया तो हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है क्या कर लेंगे, ये देखिए, थ्रू अ बैंक और थ्रू, पूरा पढ़ लीजिए, प्रिस्क्राइब मोड एक्सीडिंग 10,000, सेम नियम है। सच एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर? जो आपने मशीनरी को, एसेट को खरीदने के लिए, सच एक्सपेंडिचर डिसअलाउ तो बोल ही नहीं सकता है क्योंकि इसको आप अलाउ करने जाता ही नहीं हो। सही बोल रहा हूँ ना? तो डिसअलाउ नहीं बोल सकते, क्या बोला? शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बना तो ब्लॉक में हम क्या जोड़ते हैं? एक्चुअल कॉस्ट। तो ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये सब प्रिस्क्राइब मोड दिया, आप देखिएगा। मेन यहाँ पर आते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर ना सेक्शन 43(1) में एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है। सेक्शन 43(1) में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो 7-8 कुछ यूनिक केसेस को डिस्कस करता है। प्रैक्टिकली समझेंगे तो फटाफट समझ में आ जाता है। जैसे कि पहला केस दिया है, एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मतलब ये निकला कि पहले आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए लाए थे, यूज कर रहे थे, और उसके बाद उसका यूज बंद करके आप उसको नॉर्मल बिजनेस यूज में ला रहे हो। और साइंटिफिक रिसर्च का जब यूज करते थे तो सेक्शन 35 की रिडक्शन मिलती थी, अगर आपको ध्यान होगा तो, और जिसमें पूरी की पूरी एसेट की रिडक्शन मिल जाती है। अब प्रैक्टिकल सी बात है कि कोई एसेट को आपने खरीद लाया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और मान लो 5 लाख की, और 5 लाख आपको पूरा रिडक्शन मिल गया है ना। तो पहले तो बताओ, जब आपने खरीदा था तो उसको ब्लॉक में जोड़ा था क्या किसी भी? पहले तो यहां से समझना चाहिए। एसेट खरीदते तो ब्लॉक में जोड़ते हैं नॉर्मली। साइंटिफिक रिसर्च एसेट को खरीदा था तो किसी ब्लॉक में जोड़ा होगा कि नहीं जोड़ा होगा? नहीं जोड़ा होगा। इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। इस पे डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता, वो इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अलाउ कर रहा है वो। तो यू मस्ट बी क्लियर दैट द साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि उसको नॉर्मल बिजनेस यूज नहीं बोलते अपन, वो साइंटिफिक रिसर्च है। और हमने 5 लाख का डिडक्शन ले लिया, लेकिन अब वो साइंटिफिक रिसर्च बंद हो गया तो हम लगता चले मशीन को अब नॉर्मल बिजनेस में यूज करते हैं। तो वाइल यू आर स्टार्टिंग यूजिंग द नॉर्मल बिजनेस, अब तो नॉर्मल बिजनेस यूज हो रहा है तो कोई ना कोई ब्लॉक में जोड़ना चाहिए ना। तो ये एक्सप्लेनेशन बोलता है भैया नील वैल्यू पे जोड़ना। क्यों बोलता है? अपने आप समझ में आ जाता है। आ रहा है किसी को? क्यों भैया, पूरा तो खा चुके हो। तो ये नहीं होता ना एक्सप्लेनेशन, तो आप उसको पता लगा फिर एक्चुअल कॉस्ट पे जोड़ देते। तो उधर तो 5 लाख पूरा उठा चुके बेनिफिट, फिर डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर देते। तो बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन 1 है। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर द इन दैट केस क्या लिखा है देखो जरा, रिड्यूस बाय एनी डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35। मतलब प्रैक्टिकली ये लिखना चाह रहा है कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट AC इज इक्वल टू नील। जब आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट को, तो आपको यहां नहीं लिखा, लेकिन पहले तो एक स्टोरी समझ में आनी चीज की भी, जब उस एसेट को लाए थे तो ब्लॉक में जोड़े थे क्या? नहीं। लेकिन अब बिजनेस यूज में ला रहे हैं उसको, नॉर्मल बिजनेस में तो जोड़ेंगे, यस। तो एक्सप्लेनेशन 1 बोलता भी एक्चुअल कॉस्ट से मत जोड़ देना, नील पे जोड़ना। नील नहीं बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिडक्शन। तो डिडक्शन तो हम पूरा लेके बैठे, तो नील ही हो गया। और आप ये सेक्शन 35(1)(4) को रिफर करके देखना क्या लिखा है वहां पर। क्या पहला समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा है इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। सोचो भाई, इन्वेंट्री मतलब आपने कोई इन्वेंट्री लिया और उसके बाद उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया और बिजनेस में यूज ले रहे हो। तो पहले थोड़ा सिचुएशन तो लाओ माइंड में, ऐसा कैसे, क्या चीज हुआ होगा ऐसा? पहले इन्वेंट्री थी, फिर उसको हमने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करके बिजनेस में यूज ले रहे हैं। कोई एग्जांपल?
तब तो हाँ मशीन है, तो मशीन इन्वेंट्री थी हमारी, मशीन बेचने का बिजनेस था हमारा, और बाद में उस मशीन में से एक मशीन हमारे बिजनेस में भी लगती थी तो उसको यूज ले लिया। वेइंग मशीन ले लो भाई, एक वेइंग मशीन का बिजनेस है मेरा, और मेरे को कई चीजें तौलना भी पड़ता है, तो एक मशीन में अपना होता है ना उठा के चल भाई इसको यूज कर ले, लाइक दैट। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा गाड़ी का बिजनेस है ना, मैं मोटरसाइकिल बेचता हूँ, और 2-3 मोटरसाइकिल मेरे को बिजनेस में भी लगती है, तो 2-3 मोटरसाइकिल को उठा लिया, तो वो इन्वेंट्री है, कन्वर्टेड एज अ कैपिटल एसेट एंड यूज इन अ बिजनेस। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस बात को समझो आप। तो अब आप थोड़ा सोचो कि अब ये कैपिटल एसेट में पढ़ने से पहले सोचो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो इसको कैपिटल एसेट में ले लिया और बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो कोई भी एसेट जो बिजनेस में यूज करते हो क्या करते हो आप? उसको रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ते हो और फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, तो इसको भी वैसा कर दे। क्यों नहीं? तो क्यों करेंगे ना, किस वैल्यू पर जोड़ोगे? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ही पढ़ रहे हो आप। हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का? हाँ, डेट ऑफ कन्वर्शन का फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ देंगे, है ना? ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं अपन इस बारे में। मान लो वो मोपेड को मैं खरीदा था, जब 3 गाड़ियों को खरीदा था, मान लो 3 लाख में खरीदा था, तो 3 लाख में जब खरीदा था तो मेरे को अलाउ हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? बिजनेस के लिए इन्वेंट्री खरीदा था तो 3 लाख पूरा अलाउ हो गया होगा। और अब आप क्या कर रहे हो, आज उसकी मार्केट वैल्यू मान लो 4 लाख है मान लेते हैं, तो उसको मार्केट वैल्यू से आप क्या कर रहे हो, उसको जोड़ रहे हो, तो अब उसमें डेप्रिसिएशन भी लोगे आप। भाई आप जो बोल रहे हो उसको प्रैक्टिकली पर सोचो तो सही, ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 लाख रुपए एक बार तो आपने डिडक्शन ले लिया है? इसीलिए तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं तो फिर पढ़ाऊंगा फिर छूट जाएगा, उससे अच्छा तो छोड़ देते ना। एग्जाम तक अगर मैं कोई चीज को नहीं ले जा पाऊंगा, मेरे को क्लियर हो गया, तो उस पर मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। बाकी चीज में बढ़ाते हैं मेहनत, है इजी। थिंकिंग प्रोसेस शुरू करो बस आप, पढ़ना ही नहीं अंदर, पढ़े तो खत्म हो गया, दिमाग चलना बंद। पढ़े मतलब इन्फॉर्म हो गए आप, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। हाँ, या तो ये लॉजिकल है कि डिडक्शन हटाओ भैया, अब हम इसमें डेप्रिसिएशन लेंगे तो उसके जितने में खरीदा था जोड़ो, या हो सकता है मार्केट वैल्यू भी लिखाओ। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? सीधा सीधा डबल डिडक्शन तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है पढ़ो। वेयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड एंड ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, द फेयर मार्केट वैल्यू, ये केसिंग तो आपकी एकदम सही है, फेयर मार्केट value of such inventory as on the date of conversion into capital asset determined in the prescribed manner shall be the actual cost of such capital asset to the SAC। बाकी उसका क्या हुआ? हाँ जी, तो डबल डिडक्शन हो रही है मतलब? हाँ, हाँ, तो उसकी मार्केट वैल्यू है ना। इन्वेंट्री बनती कैसे? परचेज से, तो परचेज की होगी तो एंट्री क्या पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो परचेज तो आपका P&L में डेबिट में चला गया होगा, और आपने डिसअलाउ किया होगा क्या उसको? नहीं, फिर हाँ, वही जनरल एंट्री क्या किए होंगे अपन, इसमें तो नहीं लिखा है। ठीक है, हम किए होंगे, क्या एंट्री करेंगे? इसका मतलब मैं बुक्स में क्या किया होऊंगा? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बना रहे हो ना आप, तो टू परचेज अकाउंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो टू परचेज मतलब परचेज कहाँ चला गया? P&L के क्रेडिट में, तो अकाउंटिंग में आ गया, और वही वाला प्रॉफिट तो लेके चल रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। समझ में आ रही बात? बैलेंस शीट में तो एसेट के रूप में दिखाना ही ना आपको इसको, अकाउंटिंग में तो आप उस परचेज को इधर लिए होगे कि नहीं लियोगे? इसका मतलब प्रॉफिट आ गया, तो ये अलग से नहीं लिखा, लेकिन ऐसा हुआ होगा, समझना चाहिए आपको। ठीक है ना? तो फाइनली क्या बोल रहा है ये, अगर कोई इन्वेंट्री को आपने अगर एसेट के रूप में ले लिया, तो उसको उसकी एक्चुअल कॉस्ट को आपको रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ना है। ये जितनी भी बात कर रहे हो ना, एक्चुअल कॉस्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल कॉस्ट में तो रिलेवेंट ब्लॉक में क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। किस वैल्यू पर जोड़ना है? मार्केट वैल्यू पर जोड़ना है। और P&L में क्या हुआ होगा? खरीदते समय डेबिट हुआ होगा, कन्वर्ट करते समय क्रेडिट हो गया होगा, किस वैल्यू से? एक्चुअल कॉस्ट से, वो तो नलीफाई करना ही था। और उसी प्रॉफिट को आप लेके चल रहे हो, तो वो इफेक्ट हो चुका है, ये नया इफेक्ट आप डाल रहे हो। अच्छा पॉइंट है। नाउ द एसेट इज एक्वायर्ड बाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, नया पॉइंट है क्योंकि ये पहले नहीं था। हाँ जी भाई, एसेट एक्वायर्ड बाई वे ऑफ गिफ्ट
और इनहेरिटेंस। कोई एसेट अगर आपको गिफ्ट के रूप में बिजनेस में मिली, बिजनेस एसेट, तो उसको भी तो रेलेवेंट ब्लॉक में जोड़ना है ना, एसेट यूज कर रहे हो आप, तो उसको जोड़ने के लिए क्या लेना है, शायद याद हो, हाँ, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेना। ये कैपिटल गेन में भी पढ़ते हैं अपन, बस वो ये है, वेयर द एसेट इज एक्वायर्ड बाय योर गिफ्ट इनहेरिटेंस एटसेट्रा, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल क्या, एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू द एसएससी एज इफ एसेट वाज द ओनली एसेट इन द रेलेवेंट ब्लॉक। मतलब प्रीवियस ओनर की कॉस्ट नहीं बोल रहा है, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल वर्ड क्यों लिखे समझ में आ रहा है, अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं भी कर रहा है तो भी उस पे डेप्रिसिएशन माइनस करना है, अलाउेबल टू द एसएससी एज इफ, ये मानते हुए कि उसके पास एक ही एसेट थी, क्योंकि ब्लॉक तो बना नहीं सकते हम। फर्दर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी, और एसएससी ने अगर उस एसेट पे लाने, गिफ्ट मिलने के बाद कोई खर्चा किया है, वो तो जोड़ना ही चाहिए ना। सच एक्सपेंडिचर फ्रेट इंस्टॉलेशन ऑल्सो भी इंक्लूडेबल। तो यार ये तो कोई पॉइंट नहीं है, सही है ना। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड एसेट, किसी को याद है तो बताए। हाँ सही बात है, सेकेंड हैंड एसेट अगर आप खरीदते हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, रेलेवेंट ब्लॉक में कितने रुपए में जोड़ेंगे, जितने में आपने खरीदा और जो खर्चा किया आपने, सही बात है। लेकिन ये बात जरूर है कि उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, मशीनरी तो भी नहीं मिलता, ये बात तो ठीक है। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है, कई बार लोग सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हैं और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यार जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के आपने खरीदा है, पता लगा नई एसेट आराम से 5 लाख में आ जाएगी और 4.5 लाख में आपने 5 साल पुरानी एसेट खरीदी, तो गड़बड़ है ना। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगा, वैसे तो ठीक बोला आपने आंसर, कि भाई आपने ये सेकंड हैंड एसेट जो खरीदी है वो एक ऐसे वैल्यू पे खरीदी है जो बढ़ा चढ़ा के आपने वैल्यू दिखाई, ताकि हाईयर वैल्यू दिखाकर ब्लॉक की वैल्यू बढ़ाकर ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। अगर उसको ऐसा हुआ और कुछ ऐसा प्रूफ मिला तो फिर वो असेसिंग ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेके उसकी वैल्यू को गिरा देगा, मतलब आपकी ब्लॉक को कम कर देगा, मतलब आपके डेप्रिसिएशन को एक प्रकार से डिसअलाउ कर देगा, मतलब ऐड हो जाएगा। यहां तक समझ पा रहे हैं क्या। तो नॉर्मली तो ठीक बोले आपने, नॉर्मली तो परचेस कॉस्ट वो पता रहना चाहिए हमको। तो यहां पर मैं मार्क करता हूं, असेसिंग ऑफिसर is satisfied that the main purpose of the transfer of the asset directly or indirectly to the SSC was reduction in the liability of income tax। क्यों भाई, ताकि उसको ज्यादा क्लेम कर सके। तो क्या करेगा वो, shall be taken such, तो assessing officer may within the previous approval of the joint commissioner determine having regard to the, फिर वो खुद डिसाइड करेगा। तो ये नॉर्मल प्रोविजन नहीं है, अब नॉर्मली कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई डाउट। नेक्स्ट है एसेट रीएक्वायर्ड, रीएक्विजिशन ऑफ एसेट। रीएक्विजिशन मतलब आपने एसेट बेचा और फिर से खरीद लिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता। मैंने पहले लगा यार नहीं काम की नहीं, बाद में काम की, तो फिर से खरीद लिया। तब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपने बेचा 5 लाख में, वापस से उसे खरीदने गए तो बोला आप तो हम 10 लाख में बेचेंगे। हो सकता है जिनाइन केस, इट में भी तो जिनाइन केस, अब 10 में खरीदना पड़ गया हमको। लेकिन हुआ क्या, आपके ब्लॉक में जाते समय आपकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई ब्लॉक की, 5, और आते समय ऐड कितनी से होगी, 10, मतलब अल्टीमेटली एसेट वो जहां थी वही है और आपकी वैल्यू ब्लॉक की 5 लाख बढ़ गई। तो इट मे बी द जिनाइन केस, बट लोग मिसयूज कर सकते हैं ना इसका, इसलिए यहां पर एक प्रोविजन बना दिया कि भैया अब ये सब अगर सेम एसेट आएगी ना, तो एसेट बेचते समय तो ठीक है, जितने में बेचो माइनस होगा, उस समय हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस आते समय एक्चुअल कॉस्ट कितनी है उसकी, 10 लाख है, रियल में तो 10 लाख है, लेकिन ये बोलता है कि बेचते समय उसकी जो WDV थी उस एसेट की, और अब खरीदते समय जो वैल्यू उसमें जो कम होगी उसी को हम एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। बेचते समय जो WDV थी, क्या बेचते समय उस एसेट की क्या एसेट की WDV पता रहती है कि ब्लॉक की WDV पता रहती है आपको, ब्लॉक की। तो एसेट की WDV कैसे पता लगेगी, निकालना पड़ेगा अलग से, शुरुआत से, जब से खरीदें जब से इंडिविजुअल एसेट मानकर वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या लिखा है समझ में आया क्या, मैं सीधा नीचे आ रहा हूं, ये देखो क्या लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट टू द एसेट शैल बी, और लास्ट में लिखा विच एवर इज लेस, मतलब ए और बी विच एवर इज लेस, खरीदते समय बेचते समय, यानी ये कब निकाल रहे हो आप, खरीदते समय बेचते समय, खरीदते समय ही निकालना है एक्चुअल कॉस्ट। तो लिखा है एक्चुअल कॉस्ट when the first acquired the asset minus
डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू द एसएससी एज इफ वाज द ओनली एसेट इन द रिलेवेंट ब्लॉक। इस कहानी को एक वर्ड में मैं क्या बोल सकता हूं, WDV ऑफ एसेट। समझ में आया क्या? ये क्यों इतना लंबा लिखना पड़ रहा है इनको? क्योंकि एसेट की रियली में WDV हमको पता ही नहीं रहती, हमको ब्लॉक की पता रहती है। इसलिए इसको लिखना पड़ा कि उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट जब खरीदे थे और उस समय उसको अकेली एसेट मानकर डेप्रिसिएशन माइनस करते करते जब उसको बेचा आपने ना, उस समय तक आना है। मतलब इंडिविजुअल WDV निकाल लो उसकी, और खरीदते समय एक्चुअल प्राइस फॉर विच एसेट वाज रीएक्वायर्ड, दोनों में जो कम है। तो मान लो मैंने, तो मेरे एग्जांपल पे मैंने क्या किया था, 5 लाख में बेचा था, तो ब्लॉक में वैल्यू कितने से माइनस हो गई होगी? 5 से। और कितने में खरीदा? 10 लाख में। तो अगर ये नहीं होता ये एक्सपेंशन तो कितने में ऐड करता? 10 लाख। अभी कितने में ऐड करने बोल रहा है ये? हाँ, अगर आप 5 बोल रहे हो तो अभी फंस रहे हो, पढ़ रहे हो समझ रहे हो लेकिन फंस रहे हो। 5 तो सेल वैल्यू है, आपको नहीं पता इंफॉर्मेशन, तो आप ये बोलिए ना कि सर उसका कोई ना कोई WDV निकालना पड़ेगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये होता है, वो 5 बोलते हैं, 5 नहीं, 5 तो सेल वैल्यू थी। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि भैया वो एक्चुअल कॉस्ट दे दूं और 3 साल का टाइम है दे दूं तो निकाल लोगे, या मैं ये दूंगा कि द WDV of that asset at the time of their transfer to for 5 lakh will be 3 lakh, तो you will take 3 lakh। अभी समझ में आया? हम्म। नहीं नहीं, बेचते समय पढ़ो ना आप, पढ़ो पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रोविजन फिक्स है, कोई इसमें जजमेंट वाला मैटर नहीं। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा, ये वर्ड नहीं है, जैसे पहले वाले प्रोविजन सेकंड एंड में से क्या था, इफ असेसिंग ऑफिसर फील्स कि आप ऐसा कर रहे हो तब वो करेगा, एक्शन लेगा, तो वो एक जजमेंट वाला मैटर है। लेकिन यहाँ पर फिक्स लॉ है, जहाँ फिक्स लॉ है वहाँ पर असेसिंग ऑफिसर के सोचने से भी नहीं होगा, ये फिक्स है, तो इट मे क्रिएट योर लॉस। अब वहाँ पे कभी आपने मान लो कोई 20 करोड़ के ऐसे, ये बड़ा मैटर है ना, असेसिंग ऑफिसर को लगा, मतलब छोटी बात नहीं, बड़ा पावर दे दिया, जॉइंट कमिश्नर को क्यों इन्वॉल्व किया, सोचो ना जरा आप, करप्शन शुरू हो जाएगा नहीं तो। अब इसमें कम से कम जॉइंट कमिश्नर को भी मिलाना पड़ेगा करप्शन के लिए, पिछले वाली की बात कर रहा हूँ। उसको 5 लाख 10 लाख से मत सोचो आप, ऐसा समझो कि मेरे पास एक स्पंज आयरन की फैक्ट्री थी और मेरे को लगा यार इसको थोड़ा और कनेक्टेड बनाना है, 1-2 और किलन बढ़ाना है, तो मैंने एक 50 करोड़ की एक पुरानी फैक्ट्री बिक रही थी उसको खरीद लिया। तो 50 करोड़ की मैंने मशीनरी खरीद ली, सेकेंड हैंड खरीदी, मेरे को लगता भैया 100 करोड़ की मेरे को तो बढ़िया सस्ते में मिल गई। अब असेसिंग ऑफिसर देखा, बोले 50 करोड़ में पुरानी खरीदे हो सर, ये तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखा रहे हो, मैं तो इसको 30 करोड़ करूंगा। अब इसकी वैल्यू समझो उस सेक्शन की, उस सेक्शन को जो आप ब्लैक एंड व्हाइट समझ रहे थे ना, उसकी वैल्यू समझो और असेसिंग ऑफिसर का पावर समझो, इसलिए जॉइंट कमिश्नर को घुसाया है। नहीं तो असेसिंग ऑफिसर अपने दम पे कितना ब्लैकमेल करेगा, सोचो आप, बोलेगा मैं तो सर 30 करोड़ करूंगा, 30 करोड़ करूंगा मतलब मेरी 20 करोड़ की क्या करेगा, WDV गिरा देगा। और कोई मशीनरी है मतलब 15% वाली है ना जी, तो 20 करोड़ का 15% देखो तो कितना हो रहा है, अरे 20 का 15 कितना होता है कैलकुलेटर की जरूरत है, करोड़ ही तो जोड़ना है। कितना हो गया, 3 करोड़ रुपए से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और आप मैं इतना बड़ा सौदा करो तो कॉर्पोरेट ही होऊंगा मैं, तो क्या रेट है टैक्स का, 30%, 30 है ना, कंपनी में टैक्स रेट क्या है 30, तो 3 करोड़ का 30% निकालो। जैसे ही मेरे पास असेसिंग ऑफिसर का फोन आया कि सर वो तो वैल्यू मेरे को 30 करोड़ से ऊपर लग नहीं रही है, तो तुरंत मेरे दिमाग में दिख रहा है कितने का लॉस, 90 लाख का। अभी समझ में आया, उसका वैल्यू समझा रहा हूं मैं, 90 लाख का मेरे को नुकसान दिख रहा है, 9 कार आ जाएगी। तो इसीलिए असेसिंग ऑफिसर के ऊपर थोड़ा एक बंदिश रखिए कि अगर उसको ऐसा लगता है तो क्या करेगा, जॉइंट कमिश्नर को बोलेगा सर ये मेरे को वैल्यू कम लग रही है, तो जॉइंट कमिश्नर को उचित लगेगा तो वो उसको आदेश देगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। मामला अगर 90 लाख और बड़ा कोई मामला रहता तो वहां पे फिर कमिश्नर का लेवल आ जाता है, ठीक है ना। अब आप सोचो अगर ये मान लो जॉइंट कमिश्नर भी मिलकर ऐसा किया
और बिजनेसमैन को फोन कर दिया कि सर 10 लाख भेज देते, तो अपन कर देंगे आगे। होता है एक्चुअल में, फैक्ट है, आपको दिखेगा जब आप काम करोगे। तो 10 लाख भेज देते। हमारे पास केस आया, आप क्लाइंट सर ऐसा ऐसा बोल रहा है, हमने देखा हमारे पास 5 प्रूफ है इसके कि ये 50 करोड़ एकदम जेन्युइन वैल्यू है। हमने उसको खंगाला, तो हम बोले ठीक है मना कर दो उसको, करने दो एडिशन, क्या करेंगे। एडिशन कर दिया ना उसने, 90 लाख का टैक्स रिकवरी निकाल दी ना। जब टैक्स रिकवरी निकालेगा ना तो असेसमेंट ईयर में कर रहा होगा, तो उसके ऊपर पेनाल्टी और इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा, और निकाला होगा कम से कम 1.25 करोड़ की, 1.25 करोड़ की कम से कम उसने डिमांड नोटिस निकाली होगी। तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले सीआईटी अपील के पास जाना ही पड़ेगा आपको। असेसिंग ऑफिसर का केस है, सीआईटी अपील के वो तो आप हारोगे ही हारोगे वहाँ केस, क्योंकि उन्हीं का बंदा है वो। ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी वहाँ गए, लेकिन ठीक है अगर वो सेट हो गया तो 2-3 लाख में। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर आप जाओगे ट्रिब्यूनल में, असली लड़ाई होगी ट्रिब्यूनल में आपकी। और वहाँ पर आपका जो प्रूफ है जब आप रखोगे ना, तब वो ट्रिब्यूनल का जज जब इनकी धज्जियाँ उड़ाएगा ना, तो अगले बार डरेगा असेसिंग ऑफिसर आपसे कुछ भी बात करने से पहले। और अगले बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये इस टाइप का गड़बड़ करेगा ना, तो बोल देख लो सर, फिर ट्रिब्यूनल में देख लेंगे। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारी वैल्यू है। वो एक पैराग्राफ मत समझो उसको। हाँ, बहुत अच्छा लगता, आप जाओगे बहुत अच्छा लगेगा। नॉलेज है तो अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो। तो ये आपको मतलब प्रोविजंस को ना थोड़ा सा ऐसा, इतना एग्जाम ओरिएंटेड होना पड़ेगा हमको। मैं आपको वो एक एग्जांपल पकड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस जब ये वाली लेवल की आते जाएगी ना, तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा, फट से दिखेगा आपको क्यों ये जे। अब हम लोग असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जेसी, तो पढ़ लिया हमने प्रायर अप्रूवल जेसी, क्यों भाई, कुछ तो लॉजिक है ना। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किसका एक्सप्लेनेशन, 43 में जो लिखा है। 43(1) क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। मतलब नॉर्मली एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाती है, जितने में हम खरीदते हैं और जो प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन लगाते तक खर्चा करते हैं, वो तो हम जानते हैं अकाउंटिंग में। लेकिन कुछ खास केसेस भी हैं जहां पर एक्चुअल कॉस्ट को लीक से हट के लिया जाना जरूरी हो जाता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को उठा के ला रहे हो, अब उसको अगर नॉर्मल वैल्यू में जोड़ दोगे तो डबल डिडक्शन हो जाएगी ना। तो क्या लिखा उन्होंने, नहीं भैया नील पे लो, लाइक दैट। Now, next is acquisition of asset previously owned by any other person to whom such asset is given on lease, hire or otherwise. हेडिंग से कुछ समझ में आ रहा है। एक्वाजिशन ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट एक्वायर्ड की है ना, तो एक्वायर्ड की तो नेचुरली हमको एक्चुअल कॉस्ट चाहिए उसको जोड़ने के लिए। ओन बाय एनी पर्सन, ओन बाय एनी पर्सन टू whom such asset is given on lease or hire or otherwise। मतलब मैंने एक एसेट खरीदी और जिससे खरीदी उसी को लीज में दे दिया। मतलब एसेट मेरे पास आई नहीं, मैंने किसी से एसेट, आपसे एसेट खरीदी और आप ही को लीज में दे दिया। तो एसेट कहाँ थी पहले, आप ही के पास, अभी कहाँ है, आप ही के पास। बस 2 डीड बनी, परचेज डीड, लीज डीड, आप ही के पास पड़ी हुई है। इन दैट केस ठीक है, हो सकता है भाई ऐसा, भाई क्यों नहीं हो सकता। एसेट पैसे की कमी है या जो भी है, पैसे मैंने एक परचेज किया, मतलब यार ठीक है काम करता हूँ, तुम्हारी एसेट में खरीद लेता हूँ, तो तुमको एक बड़ी रकम मिल गई और तुम्हारे पास बिजनेस में क्राइसिस रहा होगा, बड़े खर्चे की जरूरत होगी, तो ऐसा किया और आपको लीज में दे दिया, हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन को जिनाइन नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब मैंने आपसे जो एसेट खरीदी, ये एक्सप्लेनेशन को हटाओ, तो मैं एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ूंगा। भैया मैं ओनर हूं तो मैं तो उसके डेप्रिसिएशन लेने के लिए एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ूंगा। क्या वैल्यू पे जोड़ूंगा बताओ, जितने में आपसे खरीदा। ये बोलता है ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा नहीं करना है बोलता है। ये बोलता है कि जब आपको मैंने पहले आपने एसेट मेरे को बेची, फिर मैं आपको ही लीज में दिया, तो जितने में खरीदा वो मैं एक्चुअल कॉस्ट नहीं लूंगा। बोल रहा है कि जब आप मेरे को एसेट दे रहे थे तो देते समय बेच रहे थे बोलना चाहिए, तो आपकी जो WDV थी उस एसेट की, वो मेरी बनेगी एक्चुअल कॉस्ट। इसमें विचर लोअर ओवर भी कुछ नहीं है ना, इसमें फायदा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, आपकी WDV 25 लाख है, मैंने खरीदी 20 लाख में, तो मेरे को एक्चुअल कॉस्ट कितनी मिलेगी, 25 लाख, क्योंकि यहाँ विच इज लोअर ओवर नहीं लिखा है यहाँ पर। बट नॉर्मली नहीं मिलता, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा कैसे हो गया, WDV से भी कम में मैंने खरीद लिया। रेयर केस में हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि बुक्स की वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो कोई NRV हो, है ना। आपकी कोई गाड़ी है बहुत पुरानी है,
है ना, और उसकी डब्ल्यूडीवी करते करते आज 5,000 रुपये नहीं बची, और अब किसी का दिल आ गया उस गाड़ी, मेरे को यही वाली मॉडल की गाड़ी चाहिए, उसने ले लिया 5 लाख में, तो एनआरवी कुछ भी हो सकती है। ये समझ में आ रहा है? पढ़कर देखो इसको। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है एक्चुअल में ये वाला पॉइंट। समझ में आया क्या? अब कल आप एक काम करके आना, आपको वर्किंग देता हूँ, या आज जीएसटी नहीं है ना आज, तो आज बैठे बैठे कर लेना। 40 या 43 को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको, उसको पूरा रीड करना, कहाँ दिक्कत है उसको मार्क करना, क्योंकि पूरा पीजीबीपी का जो बेस है ना, वो कुछ 3-4 चीज़ों में घूमता है। आपका डेप्रिसिएशन का पकड़ कैसी है, और डिडक्शन वाले सेक्शन में कुछ खास सेक्शन में आपकी पकड़ कैसी है, जैसे सेक्शन 35 हो गया, 35 एडी हो गया, स्पेशल सेक्शन, और इधर डिसअलावेंस वाला पॉइंट। मतलब डेप्रिसिएशन अगर आपका अच्छा है, थ्योरी याद है कि नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, और इधर आपके स्पेशल सेक्शन अच्छे हैं, और उधर डिसअलावेंस अच्छा है, और फॉर्मेट समझता है आपको कब ऐड करना है कब माइनस करना है, तो पीजीबीपी खत्म हो गया। कोई थ्योरी मत पढ़ो, आप पूरी थ्योरी छोड़ दो, वो जो फॉर्मेट है ना उसको अपडेट कर दो। फॉर्मेट दिख रहा है ना, कैसे अपडेट कर दो, जहां जहां देखो, कई बार क्या होता है फॉर्मेट की एक लाइन पढ़ के हमको पूरी स्टोरी याद आ जाती है उसकी, हाँ भाई ये प्रोविजन था ये था, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट पर पता लगे यार इसमें अगर ये लिखेंगे तो होगा, तो आपके जो जगह दिया हूँ ना मैंने समरी वाली बुक में जगह दिया हूँ, वहां पर आप थोड़ा सा अपडेशन करो, या वहीं पर जितनी जगह है वहां अपडेशन करो, उस फॉर्मेट को इतना रिच बना दो कि मेरे को एक लाइन भी पढ़ना ना पड़े। तब तो ये पीजीबीपी ऐसा देखना, जब पहली बार पढ़ते तो लगता है पता नहीं क्या पहाड़ है, कुछ नहीं है। 3 ही फैक्टर पे घूमता है वो। एक है आपका इधर डेप्रिसिएशन वाला कैलकुलेशन आना चाहिए, 4 क्वेश्चन में सीख जाते हैं यार, ब्लॉक कोई बड़ी चीज थोड़ी ना। सेल और परचेज पे, सेल पर जो 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट है, सेल पे जो कैपिटल गेन कॉन्सेप्ट है, ये सीखना है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन सीखना है। और उधर डिडक्शन में कुछ स्पेशल पॉइंट है 3-4 वो, बाकी तो जनरल डिडक्शन हम वैसे ही जानते हैं। मशीनरी का रिपेयर करा अलाउ करना है कि नहीं करना, सेक्शन भूल भी जाओगे तो अलाउ करोगे ना। और उधर डिसअलाउंस वाला पॉइंट जिसपे हमने काफी वर्किंग की कल, तो डिसअलाउंस वाला पॉइंट सेक्शन 40 कैपिटल ए और 43 भी पूरा रीड करके आना है आपको, ठीक है। तो उसमें मैं आते ही पहले क्वेश्चन पूछ लूंगा, हालांकि आज पूछा था, तो इसे एक रीडिंग आपकी हो जाएगी ना, और तेजी से पढ़ना, थ्योरेटिकली इन्वॉल्व मत होना। कल फिर इस पे क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सीखने से ना इसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भले कोर है लेकिन आ जाते हैं इससे, ठीक है। कल देखते हैं।